Let's get started with our third session of Escape Ordinary Investing. I think 7 मिनट दिए लोगों को, अभी तक तो आ ही करेंगे. आई होप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा गाइस. चेक वंस फ्रॉम योर एंड ताकि हम लोग स्टार्ट कर ले उस चीज को. Okay, give me a thumbs up if you can see the screen. Yes. लेक्चर 1 अपलोड हुआ हमारी वेबसाइट पे भी एंड यूट्यूब पे भी. यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट. ओके, मैं गुड टू गो यार. ओके. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सेशन ऑफ एस्केप ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग. ओके, ये हम लोग का फ्री इनिशिएटिव है, सो नो वन आई होप हैज पेड हियर. सो let's get started with the portion that we are going to cover today. Okay, so आज 3 टॉपिक्स कवर करने वाले. फर्स्ट इज एनफैट. एनफैट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसको राइट वे से जज कैसे करना होता है. जैसे वैल्यूएशन एनालिसिस में हम पी रेशियो को देखें कि उसको राइट वे में कैसे जज करना होता है, वैसे ये रेशियोज को भी एक सही तरीके से जज करना होता है. लेकिन वो तब भी समझ पाओगे जब उसका पर्पस पहले क्लियर होगा, उसका फॉर्मूला क्लियर होगा कैलकुलेट करने के लिए, और फिर तुम उसको राइट वे में जज करना सीखोगे. दोनों रेशियोज जो आज हम सीखने वाले प्राइमरी, दोनों में अपन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि अपन उसका पहले मीनिंग और पर्पस समझ पाए कि वो रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के अंदर जज करना. एंड फिर उसका फॉर्मूला सीखेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करना है और फिर उसको सही तरीके से जज कैसे करना है कि कैसे क्या सही रेशियो होगा वो, ताकि आप एक कंपनी में उसको डिटरमाइन कर पाओ. ओके, फिर थर्ड जो चीज अपन सीखेंगे इसमें रहेगा लाइव एप्लीकेशन विद एग्जांपल. मतलब कि हम लोग लाइव आपको एनालिसिस करके बताएंगे, आईटीआर और एनफैट फाइंड करके बताएंगे और तुम भी हमारे साथ कर सकते हो. सो दैट विल हेल्प यू यू नो गेन द बेसिक्स ऑफ दैट एंड एक बार एकदम पक्का हो जाएगा. ठीक है, we hope you enjoy this session. It is going to be one of the most interesting topics. I won't hype more. Okay, let's get started with the NFAT. Okay, NFAT का पहले फुल फॉर्म क्या है? नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो. अभी जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, वो इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस रेशियोज जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत कम टॉक्ड है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप ये रेशियोज को तभी समझ पाओगे जब आप खुद को ऐसी जगह पे रखो कि आप वो बिजनेस को रन कर रहे हो. ओके, यू आर रनिंग दैट बिजनेस. यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और समथिंग, यू आर एक्चुअली रनिंग दैट बिजनेस. क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो 100 करोड़ 1000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसा सिर्फ चार्ट देख के इन्वेस्ट नहीं करते. दे हैव टू गेट टू नो इन एंड आउट ऑफ द कंपनी. तो ये रेशियोज आपको एकदम कंपनी के इन डेप्थ एनालिसिस में हेल्प करेंगे. ओके, तो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है? ओके, इसमें फिक्स एसेट यानी कि कंपनी जो भी एक प्लांट एंड मशीनरी ले या फिर कोई भी एक ऐसा एसेट ले जो 1 साल से ऊपर होल्ड करने वाला है, उसको अपन फिक्स एसेट बोलते हैं. एनुअल सेल्स, कंपनी ने जो भी बेचा, तुम खुद की कंपनी रन कर रहे हो, तुमने एक ₹1,00,000 का प्लांट एंड मशीनरी लिया, उससे तुमने ₹1,00,000 सेल्स किया. ओके, तो दिस दैट सेल्स एनुअल सेल्स, पूरे साल में कितना सेल्स किया, दैट इज योर एनुअल सेल्स. और तुमने जो भी प्लांट एंड मशीनरी लिया वो तुम मोस्ट प्रोबेबली 1 साल से ज्यादा तो होल्ड करने वाले हो, तो दैट इज योर फिक्स एसेट. ओके, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट समझने के लिए. आई होप पहले ये दो चीज सबको क्लियर समझ में आ गई रहेगी. ओके, आईटीआर का फुल फॉर्म में बाद में पहुंचेंगे, पहले इनफैक्ट क्लियर करते हैं. ठीक है, आई होप सबको फिक्स एसेट समझा क्या होता है. कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा कोई भी चीज लिया जो तुम 1 साल से ज्यादा होल्ड करने वाले हो, दैट इज योर फिक्स एसेट. ओके, एनुअल सेल्स, कंपनी ने जो भी बेचा पूरे साल में, दैट इज एनुअल सेल्स. अभी इसका पर्पस क्या है, इनफैक्ट क्या करता है, ये दोनों आइटम्स है, ये दोनों जो भी बिजनेस के परसेप्शन रहते हैं, उन दोनों को मिक्स करके तुम्हें क्या बताता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनफैक्ट. ओके, इट विल हेल्प यू एनालाइज कि कंपनी के जो भी फिक्स एसेट्स है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर जो भी कंपनी का फिक्स एसेट है, वो कितने एफिशिएंटली एनुअल सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं. आखिर में सेल्स जनरेट किधर से होता है? एसेट से होता है ना. कोई भी एक बिजनेस होगा, उसने सपोज तुमने क्लोथिंग बिजनेस लिया, तो तुमने जो भी प्लांट एंड मशीनरी डाला रहेगा क्लोथ बनाने के लिए या फिर बोलते हैं ना टी शर्ट बनाने के लिए, दैट विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस द टी शर्ट एंड प्रोडक्ट, राइट, जो तुम सेल करने वाले हो. तो वो कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को मैनेज कर पा रही है सेल्स जनरेट करने के लिए. ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो. अगर तुम्हारा एसेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब असेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर बोलते हैं ना कि इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, तो तुम्हारा सेल्स हमेशा कम प्रोड्यूस होएगा. ओके, यू गेट माय पॉइंट, कि तुम्हारा जो भी नेट फिक्स एसेट्स है वो कितना एफिशिएंटली तुम्हारा सेल्स जनरेट कर पा रहा है, दैट इज द पर्पस ऑफ नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो.
ओके, अगर असेट्स की क्वालिटी अच्छी है तो सेल्स ज्यादा जनरेट होंगे, और असेट्स की अगर क्वालिटी खराब है, ठीक है, तो फिर सेल्स कम जनरेट होंगे। और सेल्स अपने को बताते हैं कि एफिशिएंटली कंपनी रन हो रही है कि नहीं हो रही है। तुमने ये तो सुना ही रहेगा, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे सब लोग सेल्स के बारे में बहुत बात करते हैं। पर ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि सेल्स डिराइव कहाँ से हो रहा है, वो नेट फिक्स असेट से हो रहा है, असेट से हो रहा है। तो असेट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ताकि आगे भी सेल्स अच्छे से जनरेट हो पाए, ये इंपॉर्टेंस है ये रेशियो का। ठीक है, अभी पहले इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, फिर फॉर्मूला भी समझेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करना है एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, सब समझेंगे। पर पहले मेरे को इतना समझो कि इसका पर्पस समझा कि नहीं। इससे समझ में आता है कि कंपनी के असेट्स कितने क्वालिटी ओरिएंटेड है कि वो अच्छे से सेल्स जनरेट कर पाए। अभी इसका एक मैं छोटा सा फॉर्मूला सॉरी एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर कंपनी के पास 1,000 रुपए के फिक्स असेट्स है, ठीक है, वो 1,000 रुपए का सेल्स जनरेट करता है, ठीक है, एक तुम्हारा इनफैक्ट होता है। अभी आगे फॉर्मूला में समझेंगे कैसे होता है, बट इन द एंड ये चीज समझ में आएगी नहीं, जो तुम्हारा असेट्स अगर 1,000 रुपए का असेट्स 1,000 रुपए का सेल्स जनरेट करके दे रहा है, तो तुम्हारा इनफैक्ट 1 होता है, नेट फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 1 होता है। ठीक है, ये चीज से समझ में आता है कि कंपनी के जो असेट्स है वही सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं, और कितने अच्छे क्वालिटी का असेट्स रहेगा वो इतना अच्छा सेल्स जनरेट करके देगा। मतलब कि काफी बारी 1,000 रुपए का ही नेट फिक्स असेट रेशियो सॉरी नेट फिक्स असेट्स तुम्हें 2,000 रुपए के सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, 3,000 का सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज में अपन ये पूरे फॉर्मूला में ये चीज समझने वाले हैं कि तुम्हारा जो भी नेट फिक्स एसेट है वो कितने अच्छे क्वालिटी का है दैट इट इज एबल टू प्रोवाइड यू एफिशिएंट सेल्स। ओके, आई होप सबको ये इसका पर्पस समझ गया। वी विल मूव टू द फॉर्मूला एंड विद एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस अंडरस्टूड। ये रेशियोज जो भी एनफैट हो गया या फिर आईटीआर हो गया, ये सारे रेशियोज को भी ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसी कंपनीज और ये सब लोग के लिए ये रेशियोज एप्लीकेबल नहीं होता है। ये पहले से डिस्क्लेमर दे देता है, नहीं तो आप गलत कंपनीज में हमेशा ये रेशियोज अप्लाई करते रहोगे। ठीक है, सो दीज आर बेटर फॉर कंपनीज दैट हैव ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जैसे जिसमें सेल्स और प्रॉफिट ट्रेडिशनल तरीके से कोई सेल्स माल बेच के होते हैं। ठीक है, ओके, प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। ओके, आई होप ये सबको समझ गया कि नेट फिक्स एसेट्स फिक्स असेट का क्वालिटी कितना अच्छा है वो सेल से जनरेट होगा, इसका पर्पस समझ गया तो आगे अपन और अच्छे से समझते हैं, नहीं समझा तो क्यूएनए में पूछ एग्जांपल लेना। जब जाएंगे सब लोग अच्छे से समझ जाएगा वैसे। ओके, सो लेट्स मूव विद द एनफैट का पहले फॉर्मूला समझते हैं ताकि एग्जांपल के साथ इसका पूरा पर्पस भी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले जो भी तुम साल का एनफैट कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे कि अगर 2024 मार्च तक का कंपनी का एनफैट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो तुम 2024 मार्च का एनुअल सेल्स तुम कंसिडर करोगे करंट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, और नीचे नेट फिक्स एसेट्स, अभी ये कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो भी तुम्हारा 2023 का फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसके एंड में तुम्हारा क्या फिक्स एसेट्स था, नेट फिक्स एसेट्स, एंड ये साल के करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या नेट फिक्स एसेट्स है तुम्हारा, ये दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2। अभी क्यों करना है प्लस करके डिवाइड बाय 2, ताकि तुम्हें एक एवरेज नेट फिक्स एसेट मिले। लास्ट ईयर तुमने कुछ नेट फिक्स एसेट लिए होंगे या खरीदे होंगे या फिर बेचे होंगे, ठीक है, और ये साल बेचे होंगे, तो ये दोनों का एक एवरेज निकलेगा। ओके, तो ये एवरेज लेना इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला में अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो नेट फिक्स एसेट जब बोलते हैं तभी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो साल का नेट फिक्स एसेट नहीं देना है, लास्ट ईयर और ये साल का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है ताकि एवरेज नेट फिक्स एसेट्स मिले लास्ट ईयर से। ठीक है, अब करंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल सेल्स देना है अगर तुम ये साल का क्या बोलते हैं इनफैक्ट निकालना चाहते हो तो। ओके, तो आई होप ये चीज तो फॉर्मूला सबको समझ गया होगा कि फॉर्मूला कितना आसान है। ठीक है, तुम्हें जो भी साल का तुम क्या बोलते हैं इनफैक्ट निकालना चाहते हो, वो साल का तुम एनुअल सेल्स लो, पूरे साल का कितना सेल्स रहेगा। ठीक है, और फिर नीचे नेट फिक्स एसेट में तुम लास्ट ईयर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या बोलते हैं नेट फिक्स एसेट लो, और ये साल का फाइनेंशियल ईयर का जो भी नेट फिक्स एसेट रहेगा वो दोनों को ऐड करके एक एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 2 करके। ओके, इसको हम लोग कंपनी के एग्जांपल में भी डाल के सिखाएंगे, but we just want to let you know this is the formula for it. Okay, okay, केपेक्स सब नेटफ्लिक्स एसेट में पहले से ही सब काट फूट के सब तुम्हें दिया है, जो भी है वो screener.in पे हम तुम्हें समझाएंगे भी कि इस चीज का क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं है। ओके,
फर्स्ट आई होप सबको फॉर्मूला समझाओ, समझाए तो थम्स अप दो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ भाई, थम्स अप देख के ऐसा लगे कि भाई तुमको समझ में आ रहा है जो भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके ओके, तो एग्जांपल कहना है, अगर मैं ये समझू कि नेट फिक्स एसेट लास्ट ईयर का 1000 ही था और ये साल भी मैंने कोई अलग से नेट फिक्स एसेट में ऐड ऑन नहीं किया, ठीक है, कोई नया बेचा नहीं है, कोई फिक्स एसेट बेचा नहीं है और ना कोई खरीदा है, ठीक है, तो ये दोनों का 1000 प्लस 1000 2000, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे को वही 1000 आएगा, ठीक है, नेट फिक्स एसेट। एंड अगर मेरा पूरा एनुअल सेल्स, साल का पूरा एनुअल सेल्स वो साल का 1000 हुआ था, ठीक है, तो आई विल गेट एनफैट ऑफ 1। आई होप इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर विद अ फिक्शनल एग्जांपल। ये कोई कंपनी का एग्जांपल नहीं दिया हमने, कोई फिक्शनल एग्जांपल दिया है कि सपोज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी का फिक्स एसेट 1000 रुपया था, ठीक है, ये साल वापस से 1000 रुपया है, उसने कोई नया फिक्स एसेट लिया नहीं है और ना ही बेचा है, ठीक है, फिर तुम उसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हो तो तुम्हें आएगा 1000 रुपीज, राइट, तुम्हारा एवरेज नेट फिक्स एसेट्स 1000 रुपीज आया, ठीक है, और वो पूरे साल में एनुअल सेल्स भी 1000 रुपीज का हुआ, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 1। ओके, एनफैट आएगा 1। नाउ एनफैट इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, ओके, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ओके, सो एनफैट आया तुम्हें ये केस में 1। तो आई होप ये फिक्शनल एग्जांपल सबको इजीली समझ गया हो, ताकि मैं इसका इम्प्लीकेशंस भी थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। ओके, समझ में आ रहा है लोगों के, सब आ रहा है, ठीक है? ओके, सो लो एनफैट क्या, अभी सपोज कोई एक कंपनी है जिसका एनफैट 1 है, तो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? 1000 रुपए का अगर एक एसेट, अगर 1000 रुपए का एक एसेट है और 1000 रुपए का सेल्स लाके दे रहा है, मतलब उसने जितना डाला उतना ही उसको रिटर्न मिल गया, तो इट इज 1। बैड, राइट, परफेक्टली बैड, बैड 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 ही इट्स अ बैड, इट्स अ बैड, ओके। क्यों बैड एसेट? क्या हो गया, अभी अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी डाला है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी से जितना भी मैंने उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी को खड़ा करने के लिए जितना पैसे डाले हैं, उससे ज्यादा मेरे को सेल्स जनरेट हो गया है ना, वरना फिर वो प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा करके इतना मतलब क्या हुआ, राइट? तो जब भी इनफैक्ट 1 दिखता है, ठीक है, इट्स अ बैड थिंग। क्यों अभी ये इनफैक्ट बैड क्यों हुआ? जितना एटलीस्ट मैंने जितना पैसे प्लांट मशीन में डाले थे इतना तो उसने एनुअल सेल्स जनरेट करके दे दिया। व्हाई इज इट अ बैड थिंग? नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब भी तुम्हारा असेट क्वालिटी अच्छा नहीं है, फिर तुम्हारा असेट, तो जितने का असेट है उससे ज्यादा वो सेल्स जनरेट नहीं कर पाया था, तो तुम्हारे पास फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अलग से कैश जनरेट नहीं हो पाता, ओके, तुम्हारा सेल्स स्टैग्नेंट हो जाता है। अभी नेक्स्ट टाइम तुम्हें सेल्स को ज्यादा सेल्स बढ़ाना है, तो फिर तुम सेल्स कैसे बढ़ाओगे? तुम्हें पहले असेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा असेट तो सिर्फ 1 टाइम ही तुम्हारा सेल्स जनरेट कर पा रहा है, मतलब जितने का असेट है उतना ही सेल्स जनरेट कर पा रहा है। तो अभी अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें सेल्स बढ़ाना है, तो तुम्हें तुम्हारा असेट्स भी बढ़ाना पड़ेगा, और असेट्स बढ़ाने के लिए क्या चाहिए रहता है? फंड्स चाहिए रहता है। नया असेट लेना है, नया असेट लेने के लिए कैश तो चाहिए ना लाला, कैश के बिना नया असेट कहाँ से आएगा? अभी अगर कंपनी के पास कोर में कैश नहीं है, तो उसको बार बार डेट का जरूरत लेना पड़ेगा नया असेट खरीदने के लिए। वो असेट से वापस से उसके उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब सेल्स जनरेट होगा। अब दिक्कत ये है कि बार बार डेट लेता रहेगा, तो हो सकता है कभी फ्यूचर में कुछ क्राइसिस आए जिसके वजह से वो एन फैट 1 से भी नीचे गिर जाए, है ना, कि जैसे कोविड का सिचुएशन आ गया, कोई भी एक एक्सवाइजेड क्राइसिस आ गया, जिसके वजह से कंपनी का भी एन फैट थोड़ा और नीचे क्राइसिस के अंदर आ गया, कंपनी सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर डेट तो है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वहां पे बैंकरप्सी रिस्क ओपन हो जाता है। कोई भी कंपनी जिसका एनफैट कम है, मोस्टली उसके ऊपर डेट बढ़ते जाता रहेगा, ठीक है। देर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, बट फॉर नाउ इतना समझो कि मतलब नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जब भी 1 या 1 के आसपास हो, 1-2 के आसपास हो, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। आई वुड से इट इज कंसिडर्ड वेरी एवरेज, और इनफैक्ट बिलो एवरेज यू कैन से, क्योंकि कंपनी अपने फिक्स एसेट से इतने एफिशिएंटली सेल्स ही जनरेट नहीं कर पा रही है जिससे वो सरप्लस पैसा एक्यूमुलेट कर पाए, ताकि उसको फ्यूचर एक्सपेंशन में वापस से नया एसेट नहीं खरीदना पड़े, राइट? आई होप सब लोग को समझाओ, एंड मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पूरी सिचुएशन समराइज हो जाए, ताकि जो लोगों को भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आसपास कोई भी ऐसी आइटम होगी, आप आजू बाजू बहुत प्रोडक्ट्स के आसपास बैठे हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट हाथ में उठा लो जिसको आपको बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज लगता है, 1 लाख रुपीज वर्थ में वो आइटम बन सकती है फॉर एग्जाम्पल, एंड वो आपने 1 लाख रुपीज का बनाया और आपने बेचा भी 1 लाख रुपीज तक ही, तो आपका इनफैक्ट कितना आया? जितना एसेट आपने उसको बनाने के लिए 1 लाख रुपीज डाला और आपका सेल्स भी 1 लाख होता है, तो आपका इनफैक्ट इन तो वन वन ही हुआ, राइट? लेकिन अगर आपको कल को सोचते हो कि चलो मेरे को 2 लाख वर्थ सेल्स करना है, तो आपको एसेट भी उतना लेना पड़ेगा। एसेट उतना लेने के लिए आपको पैसे डालने पड़ेंगे।
अभी सिंस आपका सेल करने के बाद, सब करने के बाद, अगर आपका इनफैक्ट 1 ही आ रहा है, मतलब आपके जितना पैसे डाल रहे हो उतना ही वापस रिटर्न आ रहा है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कैश टू एक्सपांड। टू मोर एक्सपांड यू हैव टू टेक डेब्ट्स। अगर आपको डेट लेना पड़ेगा तो इन द एंड आप बाहर से उठाते उठाते ही आप उसका वैल्यू ले पाओगे, एंड दैट विल बी अ रिस्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपका करंट एसेट्स उतना पैसे आपको जमा करके नहीं दे रहा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तुम जब कीपेक्स करते हो तभी तुम्हारा सेल्स डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, मतलब इनफैक्ट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स होगा, यू हैव एक्यूमुलेटेड न्यू असेट। ओके, लेकिन वही तेजी से अचानक से सेल्स नहीं बढ़ने वाले। तो उस केसेस में आई होप जो भी कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी आज नहीं बना है, इट इज बिन ऑपरेटिंग सिंस 5-10 years एटलीस्ट, राइट। तो वो सिचुएशन में पहले भी उसने असेट्स लिए होंगे, राइट। तो वो असेट से केपेक्स लिया रहेगा तो कितने साल, या फिर काफी बारी मैनेजमेंट कमेंट्री भी देता है कि मेरा जो भी मैंने ये असेट लिया है वो नेक्स्ट 2 to 3 years में इतना अच्छा सेल्स जनरेट करके दे सकता है। तो इन दैट केस इफ यू नो द कंपनी हैज पुट डाउन अ न्यू केपेक्स, ओके, उस सिचुएशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का इनफैक्ट थोड़ा अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि नेट फिक्स एसेट में कंपनी का असेट गिना जाएगा और तुरंत सेल्स कन्वर्ट नहीं होने वाला है। बट एक कंपनी का एस्टिमेशन रहेगा कि इतना सेल्स जनरेट करने वाले हैं, वो उनके कॉन कॉल्स में मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। बट देन यू कैन कंपेयर के आगे जाके इनफैक्ट इम्प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया फिक्स एसेट तो खरीद लिया, ठीक है, केपेक्स डाल दिया, लेकिन फिर भी गिवन ईयर्स में शायद वो केपेक्स 2 साल पहले डाला होगा, ठीक है, 2 साल में वो कंपनी अच्छे से सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा, तो उसका इनफैक्ट केपेक्स मतलब बोलता है नया प्लांट मशीन डालने के बाद भी इम्प्रूव नहीं होगा। देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट, कि तुमने नया प्लांट मशीन डाला, टेम्पररीली इनफैक्ट इम्पैक्ट करता है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, लेकिन फिर वो रिकवरी भी होना चाहिए। और मैनेजमेंट ने जब भी पास्ट में एक्सपेंशन के लिए नए नए केपेक्स डाले रहेंगे, नए नए प्लांट एंड मशीन डाले रहेंगे, तब उससे समझ में आता है कि हमेशा प्लांट एंड मशीनरी समझदारी से डाला था कि नहीं डाला था। ओके। गुड क्वेश्चन के व्हाट इज केपेक्स। जिन लोगों को नहीं पता वो बता देता हूँ। जब तुम नया प्लांट एंड मशीनरी खड़ा करने के लिए जो पैसे डालते हो उसको केपेक्स बोलते हैं। हाँ। एक बार वो चीज बन गई फिर उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। अभी केपेक्स मैं बहुत खुश हूँ कि सबको देख रहे हैं, बहुत शातिर दिमाग है कि वो लोग अलग अलग सिनेरियोस बना के दिखा रहे हैं। बट आई थिंक आगे आगे आप जैसे इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपकी खुद के मन विल में यस सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो विल जाएंगे। गेट टू दोस थिंग्स। तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है उसको होल्ड करो, और जब भी Q&A स्टार्ट होगा, पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, तो काफी सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स पहले से ही सॉल्व हो गए रहेंगे, राइट। तो उसके बाद जो भी रहेंगे क्वेश्चंस यू कैन आस्क देयर। ओके। पहले लो एंड फैट कंपनीज, जो मैंने बोला कि उसका एसेट क्वालिटी अगर इतना अच्छा नहीं है कि इट कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा asset सेल्स टू द कंपनी, देन आई थिंक इट्स नॉट अ गुड गोइंग कंपनी। आई थिंक इट इज इन सम काइंड ऑफ क्राइसिस की कंपनी का इनफैक्ट अगर 1 या 1 के अंडर है या फिर 1.5 के आसपास भी है, देन इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ सेल्स टू बी एबल टू से कि कंपनी एफिशिएंटली रन हो रहा है। ओके, फर्स्ट वो पॉइंट। दूसरा, अगर कंपनी का इनफैक्ट हाई है, ठीक है, कंपनी का इनफैक्ट हाई है, मतलब नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इट्स लाइक कंपनी अपने 1,000 रुपए के एसेट से 10,000 रुपीज का सेल्स कर पा रही है, ठीक है, देन इट हैज इनफैक्ट ऑफ 10, राइट, विच शुड बी एक्सीलेंट, लेकिन दैट इज नॉट द केस, ठीक है। उस केस में अपने को ये समझ में आता है कि काफी बारी तुम्हारा जो केपेक्स रहेगा, मतलब काफी बारी जो कंपनी का असेट रहेगा वही सस्ता आ रहा होगा। जैसे कि आप समझ लो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो गया, टेक बिजनेस हो गया, टेक बिजनेस में क्या चाहिए, कोडर दोस्त चाहिए, राइट। तो वो सारे बिजनेसेस जिसमें केपेक्स ही कम लगता हो, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्लांट एंड मशीनरी को लेने के लिए नहीं बहुत कम लगता हो, लेकिन उससे सेल्स ज्यादा जनरेट होने के चांसेस रहता है, उसको असेट लाइट बिजनेस भी बोलते हैं, लेकिन उनके यूजुअली इनफैक्ट हाई रहता है, ठीक है। उस केस में इट कैन बी अ थ्रेट, क्योंकि उसमें एंट्री बैरियर नहीं होता। अगर सपोज मुझे कल सुबह उठ के एक बहुत बड़ा टायर का कंपनी खोलना है, तो मैं खोल पाऊंगा नहीं, इतना बड़ा मेरे को प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ेगा, इतना सब सेटअप डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन कल सुबह उठ के मुझे एक टी शर्ट बेचने का कंपनी खोलना है तो आई कैन डू इट, बिकॉज उसमें एंट्री बैरियर नहीं है कोई भी। मैं खुद का एक ब्रांड ओपन कर सकता हूँ, बाहर से रॉ मटेरियल ये करा सकता हूँ, मेरे को क्या प्लांट एंड मशीनरी हीट प्रेस वगैरह लेना है, मतलब इट्स अ वेरी इजी बिजनेस टू स्टार्ट, राइट। पैसे जो बिजनेसेस रहते हैं उसमें इनफैक्ट हाई रहता है, ऑफकोर्स इनफैक्ट हाई रहता है, लेकिन उसमें कंपटीशन भी इतना ही हाई रहता है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स नहीं है। लोग कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, कहीं से भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अचानक आ सकता है। अगर सपोज कल मैं अपना क्या बोलते हैं टी शर्ट का ब्रांड शुरू कर देता हूँ, तो सोल स्टोर के मार्केट शेयर को अफेक्ट हो सकता है। मतलब कहीं पे भी इंडिया में कोई भी खुद का छोटा छोटा बिजनेसेस, नया नया ब्रांड्स बनता रहेगा, तो इट विल ऑलवेज बी अ थ्रेट फॉर सोल स्टोर कंपनीज लाइक सोल स्टोर और बेवकूफ एंड एवरीवन व्हिच आर न्यू एज स्टार्टअप्स। तो इन कंपनीज का इनफैक्ट हाई रहेगा डेफिनेटली, विच कैन बी कंसिडर्ड। अरे कोई फर्स्ट टाइम उसको एनालाइज करो, बोले अरे क्या इनफैक्ट है 10, 12, 15,
बट द प्रॉब्लम इज कि वो सबका, वो बिजनेस में, वो इंडस्ट्री में सबका क्या बोलते हैं, इनफैक्ट हाई रहेगा, बिकॉज इट इज अ लो एक्सपेंस कंपनी, लाइक यू कैन से उसके अंदर जो एसेट खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए रहते हैं वही कम है, तो उसमें एंट्री बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी ज्यादा होता है एनफैट के साथ साथ। सो तो इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर हाई एंड फैट मिला इसका मतलब यही नहीं कि इट इज अ गुड थिंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत हाई हो गया आपने 10-15 देख लिया, उसका मतलब सिंपल है कि वो एंट्री बैरियर लेस है, उसके अंदर लेस एंट्री बैरियर है और कोई भी ओपन कर सकता है। हाँ, तो आपको इरेगुलेटेड मार्केट से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है एंड यू फेस अ लॉट ऑफ टफ कंपटीशन, जिसमें आपको आपका मार्केट शेयर खुद के पास रखना हो, उसमें हाँ, प्रॉफिट अच्छा फिर जनरेट उसमें मार्केटिंग में बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, मतलब शायद तुमने एसेट में नहीं किया तो मार्केटिंग में करने पड़ते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो का पकड़ लो, बहुत लोग स्विगी जोमेटो जैसे एप्स खोल सकते हैं बट इतना मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर सकते, राइट? उनके फिक्स एसेट्स इतने हाई नहीं है, ओके, फिक्स एसेट्स इतने हाई नहीं है, इसके लिए सेल्स बहुत अच्छा है, तो सेल्स अच्छा है, फिक्स एसेट्स हाई नहीं है, तो उनका जो अल्टीमेटली एनफैट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, बट क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो अच्छी कंपनीज है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वो लोग अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी से झुंझल रहे, मतलब दे कांट मेक द प्रॉफिट्स आउट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज मार्केटिंग में इतना स्पेंड करना पड़ता है ताकि कंपटीशन नहीं है। कल कोई अमेजोन ने या मोटा भाई ने स्टार्ट कर दिया फूड डिलीवरी बिजनेस, क्विक कॉमर्स बिजनेस, तो दे विल अगेन हैव टू स्ट्रगल। तो हाई इनफैक्ट डेफिनेटली डजंट इंडिकेट अ कंपनी इज गुड, ओके, इट मे इंडिकेट कि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है और कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ओके। आई होप ये चीज सबको समझा, लो एंड फैट और हाई एंड फैट का फंडा, ताकि अपन आगे और एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अपने को समझेगा कि आइडियल एंड फैट को होता क्या है, मतलब अगर लो भी अच्छा नहीं है, हाई भी अच्छा नहीं है, तो अच्छा क्या है, यस बरोबर है? पूर्वी आप करेक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वन ऑफ द बेस्ट केसेस रहता है जहाँ आप एनफैट यूज कर पाते हो, बट उसका भी एक अच्छा एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट फ्रेम में देने वाले, बट बिफोर दैट वी वांट सम थम्स अप सो दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर। वी होप यहाँ पे अपन स्लो जा रहे हैं, मतलब एकदम फास्ट नहीं जा रहे कि लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या हो एक रहा है, बार ठीक ये है। रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो आप अच्छे से बिजनेस को एनालाइज कर पाओगे कि वो कितना अच्छे से चर्न सब सेल्स जनरेट कर पा रहा है, एसेट्स कितना अच्छे से मैनेज कर रहा है, एंड द एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पिक्चर। ओके, ओके, गेटिंग ठीक है लॉट ऑफ चलो। थम्स अप, सो वी मूव फॉरवर्ड, ओके। ओके। ओके, तो एक असेट टर्नओवर रेशियो को, नेट फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो को कैसे जज करना होता है? तो फर्स्ट थिंग, लो इनफैक्ट क्या इंडिकेट करता है कि डेट ट्रैप में कंपनी घुस सकता है, क्योंकि उसको बार बार सेल्स एक्सपेंशन के लिए नए नए प्लांट मशीन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसको एक्सटर्नल फंड्स का जरूरत पड़ सकता है, एंड दैट कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड मनी, राइट? जो कंपनी आउटसाइड मनी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है सेल्स जनरेट करने के लिए, वो आज नहीं तो कल डेट ट्रैप में घुस सकती है, ओके। सेकंड, हाई इनफैक्ट में क्या होता है, चीप प्लांट मशीनरी होता है या फिर चीप सेटअप होता है, केपेक्स नहीं रहता है, इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी व्हाट इज आइडियल? अगर लो भी नहीं हाई भी नहीं तो फिर व्हाट इज आइडियल? तो ये है कि लो इनफैक्ट में अभी कंडीशंस डालता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा ये होता है, डिप्लोमेटिक होता है, तुम ये नहीं समझ सकते हो कि क्या व्हाइट है क्या ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रे एरिया में समझना पड़ता है, जो तुम कंपनी को चला रहे हो तो कंपनी के सेंसेस में उसका एज अ प्रमोटर समझना पड़ता है, ठीक है। अगर लो एनफैट है, ठीक है, मेरा एक या एक दो के आसपास एनफैट है, ठीक है, लेकिन मेरा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो ओपीएम रहता है, एबिटा जो लोग बोलते हैं, दैट इज 40% प्लस, ठीक है, मतलब मेरा कंपनी जो भी मैं एसेट ले रहा हूँ उससे प्रॉफिट बहुत तगड़ा कमा पा रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास कैश जमा होते रहता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी सपोज मेरा एक समझो कि 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का नहीं, अगर मेरा बड़ा बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं 10 लाख का ये लेता हूँ, क्या बोलते हैं, कोई भी प्लांट मशीनरी लेता हूँ जो शायद 10 लाख का ही सेल्स प्रोड्यूस कर पाया, लेकिन वो बिजनेस में मेरा एबिटा 4 लाख का है, मतलब कि हर साल मैं 4 लाख रुपीज उससे जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इतना इनफ सरप्लस कैश रह जाता है जिसको मैं रिजर्व में डाल के, जो मेरे को फ्यूचर प्लांट मशीनरी लेना है उसके लिए मेरे को डेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरा बिजनेस पोरली इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रहा है। दिक्कत कहाँ होता है? लो एंड फैट, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी 10, 11, 12%, 13% रहेगा, तो कंपनी के पास एक तो उसका फिक्स एसेट अच्छे से सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है, और सेल्स जनरेट हुआ तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, तो उसमें उसमें क्या दिक्कत होता है, कंपनी को बार बार डेट लेने का जरूरत पड़ता है, इन दैट केस कंपनी हैज टू गो फॉर दैट। लेकिन अगर इन सम केसेस क्या होता है कि इनफैक्ट तो लो है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अगर मेरा बिजनेस है, मैंने मेरा इनफैक्ट लो है, क्योंकि शायद यू कैन से मैंने मेरा बिजनेस है ही बहुत एक्सपेंसिव, आई एम डूइंग अ गोल्ड का बिजनेस, ठीक है, आई एम डूइंग, इसमें 2, 3, 5 करोड़ का जरूरत पड़ता ही है। अभी क्या, हाँ,
हाँ वंडरला, यस ऑफ कोर्स। सपोज मैं कोई रिसोर्ट खोलता हूँ या फिर कोई यू कैन से कोई अम्यूजमेंट पार्क खोलता हूँ, दैट इज गोइंग टू रिक्वायर क्रेजी अमाउंट ऑफ केपेक्स, राइट? तो कल सुबह उठ के हार्दिक भी क्या वो खोल सकता है क्या? मैं खोल सकता हूँ? नहीं, नहीं खोल सकता हूँ ना इतना। नहीं नहीं, मतलब रिच माइंडसेट है, रिच नहीं है तो तो द प्रॉब्लम है दैट हम लोग के पास वो एंट्री बैरियर खड़ा हो जाता है एक बिजनेस में, जिसकी वजह से लो एंड फैट आल्सो इंडिकेट्स कंपनी कैन बी स्ट्रांग इनफ, राइट? कि अगर कंपनी के पास इनफैक्ट कम है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, देन इट इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज एन आइडियल थिंग इन अ कंपनी। कि मतलब उसके अंदर एंट्री बैरियर है, इतना बड़े केपेक्स कोई और सुबह उठ के डाल नहीं सकता है, ठीक है? एंड उसके ऊपर वो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी है, तो इतना कैश जनरेट कर पाता है कि शायद उसको नेक्स्ट एक और रिसोर्ट बनाना होगा तो वो 2 4 5 साल में इतने पैसे जमा कर लेगा कि उसको नए रिसोर्ट के लिए या तो बहुत मिनिमल डेट लेना पड़े या तो बिल्कुल डेट नहीं लेना पड़े। ओके, the wonderful example of this kind of company is Wonderla, okay, जो बैंगलोर में you can say amusement park है, that is a very good example जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हाई है एंड उसका इनफैक्ट कम है, इनफैक्ट इज आई गेस 1 या 2 का अंडर है, एंड उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन सही है, तो उसके वजह से उसको बार बार डेट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। यूजुअली आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस देखो जिसका इनफैक्ट स्ट्रगलिंग है, उसका डेट हाई होता जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्राइसिस कंपनीज रहते हैं जिनका डेट हाई होते जाता है क्योंकि उनका असेट्स अच्छे से सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होते हैं जो बाय नेचर ही ऐसे हैं जिनका अभी सपोज सुबह उठ के कोई भी रिसोर्ट तो नहीं खोल सकता है, दैट्स एन हाई मनी, बोलते हैं ना, जो मनी सकिंग बिजनेस ही है वो, स्टार्टिंग में उसमें बहुत बड़ा, हाँ, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ही है कि उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। तो वो टाइम पे वो देखना है कि वो जो तुम असेट में पैसे डाल रहे हो वो इतना ही अच्छा सेल्स जनरेट करके, मतलब बोलते हैं ना, अगर सेल्स सेम अमाउंट का जनरेट कर रहा है लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी है, देन ऑल्सो यू कैन सर्वाइव। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, ओके? हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट तुम अगर कोई ऐसी कंपनी के साथ एनकाउंटर करते हो जिसका तुम देखोगे इनफैक्ट तो कम है पर उसका डेट ज्यादा नहीं है, ठीक है, इन 90% ऑफ द केसेस यू विल सी कि वो कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी होगा, राइट? एबिटा 40%, 35%, 50% ये होगा, तो दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन, एंड आई थिंक दोस काइंड ऑफ कंपनीज कैन सर्वाइव विद अ लो एंड फैट एसेट। आई तो होप सबको ये एक कंडीशन समझ गया होगा। एक सिंपल चीज ध्यान में रखना गाइस, इसका सिंपल मतलब इतना ही होता है कि अगर आपको इनफैक्ट 1 आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी को सीधा नजरअंदाज कर देना, आपको आपके लिस्ट से निकाल देना। यू हैव टू चेक इट्स एबिटा एंड हाउ इट्स परफॉर्मिंग, एंड आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या वो इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। इफ द कंपनी इज इंप्रूविंग इट्स इनफैक्ट या फिर समथिंग लाइक दैट एंड प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, तो यू माइट हैव फाउंड योरसेल्फ अ मल्टीबैगर, यू कैन से। हाँ, अभी दूसरा, अभी हाई एनफैट क्या इंडिकेट करता है? कंपटीशन इंडिकेट करता है, राइट? अपन ने बोला कि लो एनफैट भी खराब है, हाई एनफैट भी खराब है, लेकिन हाई एनफैट में भी एक एक्सेप्शन रहता है। क्या तुम्हारे जो असेट्स है, ठीक है, वो कम पैसों से बने रहेंगे, ठीक है, इट्स एन इजी थिंग, बट क्या वो प्रोप्राइटरी है? मतलब कि अगर सपोज कोई और उसको बना नहीं सकता है या फिर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करके रखा है या फिर उसके ऊपर पेटेंट है वो असेट के ऊपर और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, और वो असेट तुम्हें ज्यादा सेल्स जनरेट करके दे रहा है, देन इट्स एन बेस्ट सिनेरियो, राइट? बहुत सारे टेक कंपनीज के पास बहुत सारा ये भी रहता है, पेटेंट्स भी रहता है, जिसके वजह से उनका यू कैन से बोलता है ना, धंधा अच्छे से चलता ही रहता है बहुत टाइम तक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर एक्सेप्शनल, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट के मतलब लो एंड फैट मतलब खराब, हाई एंड फैट मतलब पूरा, ऐसा नहीं। पहले बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से समझना पड़ेगा, जो भी तुम बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो उसके अंदर थोड़े कंडीशंस है कि अगर आई हाई एंड फैट है, ठीक है, तो उसके जो असेट्स है उसमें कुछ प्रोप्राइटरी होना चाहिए, उसके पास कुछ पेटेंट्स होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के ना आईआरसीटीसी को पकड़ लो, ठीक है, आईआरसीटीसी वैसे तो असेट लाइट बिजनेस है ना, जो भी टिकट का प्लेटफॉर्म वो भी अच्छे से नहीं चलता, ठीक है, तो जो वो लोग ने बनाया है टिकट टिकट सेलिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, मैं 2 कोडर्स को बैठा के मैं वो बना सकता हूँ, ठीक है, बट द प्रॉब्लम है इसके मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ? गवर्नमेंट ने मेरे को अथॉरिटी नहीं दिया, इट्स इलीगल टू सेल टिकट्स फॉर एनीवन एल्स, राइट? तो अच्छा, ओके, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा आई होप सबको वॉइस आ रहा है। हाँ, okay. ओके, तो ऐसे बिजनेसेस जिनका सपोज प्रोप्राइटरी एसेट्स है या फिर जैसे मैं आईआरसीटीसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका नेट फिक्स एसेट्स कम रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या उसको कॉपी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मैं घर पे बैठे बैठे शायद उसके जैसा वेबसाइट बना लूँ, उससे बेटर वेबसाइट बना लूँ, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं टिकट सेल कर पाऊँ क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो कोई ऐसा प्रोप्राइटरी बिजनेस रहेगा जिसके अंदर जिसको तुम रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो एंड उसका हाई एंड फैट है, देन इट्स अ गुड थिंग, ओके? अभी ऐसे बिजनेसेस रहेंगे जिनके पास ये दोनों नहीं है, लो एंड फैट है और प्रॉफिट मार्जिन नहीं है,
हाई एनफैट है लेकिन कंपटीशन हाई है, ठीक है। तो वो बिजनेसेस में जो भी एक डिफिकल्टी आएगा, डेट ट्रैप का रहेगा, इंटेंस कंपटीशन आता रहेगा, ये दोनों रिस्क फैक्टर्स हमेशा ऊपर उसके चलते राहु केतु की तरह ऐसा घूमते रहेंगे। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। तो आई होप एनफैट सबको समझ में आया हो। और अभी जो थर्ड पॉइंट है कि जिसका लो एनफैट और हाई एनफैट नहीं है, ठीक है, उसका क्या है, ये हमेशा ये नजर में रखने के कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, ठीक है, उसका इनफैक्ट इंप्रूव होते रहना चाहिए। इंप्रूव होते रहना चाहिए मतलब क्या, लास्ट 3 साल का तुम निकाल दो, सिर्फ ये साल का 2024 का निकाल के मैं ये नहीं बता रहा ये तो खराब कंपनी है, ये तो अच्छा कंपनी है, ठीक है। मैं लास्ट 3 साल का निकालता हूँ। मालूम पड़ा कि अभी उसने नया केपेक्स डाला था, ठीक है, 2 साल पहले, तो अभी वो इम्प्रूविंग स्टेज पे है। उसका शायद इनफैक्ट 2 है, पर वो ट्रेडिशनली पहले केपेक्स डालने के पहले उसका 4-5 इनफैक्ट रहता था। तो मेरे पास रूम है कि अभी भी वो शायद और 4-5, मतलब बोलता है ना, और 2 टाइम्स अपना इनफैक्ट बढ़ा है। इनफैक्ट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है ना। एसेट बढ़ा के तो इनफैक्ट नहीं बढ़ा सकते हो, सेल्स बढ़ा के इनफैक्ट बढ़ा सकते हो। से अगर तुम्हारा एसेट कांस्टेंट रह जाता है और सेल्स बढ़ते रहता है तो ही तुम्हारा इनफैक्ट ऊपर जाता है ना। बाय फॉर्मूला ये चीज है कि तुम्हारा नेट फिक्स एसेट तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ठीक है, एंड तुम्हारा सॉरी नेट फिक्स एसेट तुम्हारा कांस्टेंट रह जाए और एनुअल सेल्स तुम्हारा बढ़ते जाएगा, तब जाके इनफैक्ट इंप्रूव होने वाला है, बरोबर। तो ऐसे कंपनीज ढूंढने हैं जिनका लास्ट 3 साल में एटलीस्ट इनफैक्ट इंप्रूव हो रहा होगा। यहाँ पे मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज बनते हैं क्योंकि कंपनी ने कोई नया प्लांट है, मशीनरी डाला रहेगा जिससे उसका सेल्स आने वाले सालों में बढ़ सकता है। तो दिस इज एन अर्ली इंडिकेटर या फिर से लीडिंग इंडिकेटर फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर तुम ये रेशियोज चेक करते हो तो आजकल क्या लोग सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखते हैं और बोला अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो तुम्हें लगता है एक्चुअली में जो 100 करोड़ रुपया डाल रहा है वो ये देखता रहेगा कि अरे यार कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है, अभी इसमें नहीं डालना चाहिए, तो भी वो डालता है उसमें 100 करोड़ रुपया। वो उसने इनफैक्ट देखा रहेगा, उसने आईटीआर देखा रहेगा, उसने ऐसे रेशियोज देखे रहेंगे जिससे समझ में आता है कि कमिंग ईयर्स में कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकता है, उसका सेल्स बेटर जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो दे दीज काइंड ऑफ रेशियोज come out as a leading indicator, okay, to the sales or profit and that retail investors focus on। ओके, कोई तुमने ऐसा मीडिया पेज नहीं देखा रहेगा जो आके बोलता है क्या बोलता है, हाँ, इनफैक्ट के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि क्वार्टर रिजल्ट आता है उसमें होता है मिसेस एस्टिमेट्स, क्या बोलता है, बीट्स एस्टिमेट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लिखा रहेगा। कोई है 100 करोड़ का 200 करोड़ का एस्टिमेट करोगे और 50 करोड़ बढ़ा तो 50% बढ़ा है, लेकिन फिर भी उनको एस्टिमेट बीट तो हुआ है जो फोकस रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो रेशियोज पे नहीं रहता, विच आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग, बिकॉज जो भी अगर फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ता है तो उसको ये सारे रेशियोज पता होने चाहिए। एंड अगर तुमने कोई भी स्टॉक में अपने पैसे डाले, हार्ड अर्न मनी डाला है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी कोर ऑपरेशनली कितना अच्छा कर रही है, उसके जो असेट्स है वो कितना अच्छा एफिशिएंटली चल रहा है, ताकि उसका सेल्स भी जनरेट हो पा रहे कि नहीं, कि तुमने सिर्फ हाइप में आके इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, कंपनी में। तो आई होप ये चीज सबको समझाओ और आइडियल इनफैक्ट क्या है वो भी समझाओ, फॉर्मूला समझाओ, उसका पर्पस समझाओ। आई होप समझाओ। दो समझा। हफ्ता दैट्स ग्रेट आ रहे ओके। लवली लवली। फटाके फूट गए अपने। अरे चलो क्या ठीक है। हार्ट बीट आ रहा ओके। है, दिल से समझ गया। ठीक है। यस, हम लोग आगे ये दिखाएंगे इसका आगे एप्लीकेशन। समझाएंगे कि इम्प्लीकेशन कैसे है, अप्लाई कैसे करना है मैन्युअली, वो भी समझाएंगे, ठीक है। ओके। ओके, आईटीआर, लेट्स मूव टू आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या रहता है, अगेन देखो कोई भी धंधा ग्रो करता है ना तो अपने सेल से ग्रो करता है, सॉरी, सेल से ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर तुम जो भी एक प्रोमिनेंट रेशियो संभालते हो तो उसके अंदर यूजुअली सेल्स इंक्लूड होने वाला है। तो आईटीआर में भी सेल्स इज अ वेरी क्रूशियल रोल, ओके। तो इसमें एनुअल सेल्स कंसिडर करना होता है, कंपनी का एनुअल सेल्स, और टोटल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, अभी इन्वेंट्री मतलब कि अगर सपोज मैंने कोई कंपनी का रॉ मटेरियल वगैरह है, ठीक है, वो अभी बन रहा है, मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है, मेरा टी शर्ट सिल रहा है, तो वो रॉ मटेरियल, ये इन्वेंट्री नहीं है, इट्स अ रॉ मटेरियल, ओके। वो पूरा टी शर्ट सिल गया एंड वो मेरे को बताता है, दर्जी बोलता है कि अभी इसको बेचने गए, ठीक है, देन इट्स एन इन्वेंटरी, ओके। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में फर्क होता है। तो जो इन्वेंटरी है दैट इज रेडी टू सेल, मतलब गाड़ी बन रही है तो उसको इन्वेंटरी नहीं बोल सकते, ठीक है। गाड़ी बन के रेडी हो चुकी है और अभी वो शोरूम में आने वाली है, ठीक है, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं, मतलब इट इज रेडी टू बी सोल्ड, तो दैट इज इन्वेंटरी। ये चीज समझना है। आईटीआर में हम ये समझने वाले कि इन्वेंटरी और सेल्स का क्या नाता है एक दूसरे के साथ, और हाउ मच इट अफेक्ट्स द सेल्स, ओके। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, अभी उसके नाम से ही समझ जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसका पर्पस क्या है।
ये समझ में आता है कि कंपनी का जो भी इन्वेंट्री यानी कि पूरा फिनिश प्रोडक्ट है वो कंपनी कितनी बार साल में बेच पा रही है। अगर सपोज मैंने एक कोई प्रोडक्ट को एक ही बार बेचा तो मेरे को उससे एक ही बार प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैंने वो प्रोडक्ट को एक बार बेचा, उससे मेरे को जो मतलब बोलते हैं प्रॉफिट तो हुआ है, उससे जो सेल्स का पैसा आया मेरे से, उससे मैं एक और प्रोडक्ट बनवा लेता हूँ। मतलब कि अगर मैंने गाड़ी बेच रहा हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर एक गाड़ी बेचता हूँ पूरे साल में, ठीक है, तो मेरे को एक ही बार प्रॉफिट होने वाला है उसका, बरोबर। पर अगर मैं वो एक गाड़ी को बेचता हूँ, उससे मेरे को जो प्रॉफिट आया वो मैं 6 महीने, मतलब अगर सपोज मैंने एक गाड़ी बनाया है, उसको मैं 6 महीने में ही बेच देता हूँ, ओके। उससे जो मेरे को पैसे आए, उससे मैं एक और बार गाड़ी बना देता हूँ और उसको बेचता हूँ, तो मेरा सेल्स 2 बार हो जाएगा और मेरा जो यू कैन से इन्वेंट्री है दैट विल बी कांस्टेंट। इसको मैं अच्छे से एक और बार एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर तुम्हारा जो भी कंपनी है, यू कैन से जो भी कंपनी का इन्वेंट्री है, ओके, मेरा जो एक फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, ओके, उसको मेरे को सेल्स में कन्वर्ट करना है अभी। अगर मैं उसको साल में एक ही बार बेचता हूँ तो मेरा पैसा एक ही बार घूमता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको साल में 2-3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार बेचता हूँ तो मेरा 10 बार सेल्स बढ़ता है। मेरा जो पैसा है वो चर्न होना चाहिए, ओके। इन्वेंट्री इन्वेंट्री बार बार चर्न होना चाहिए। अगर मैं मेरा जो भी कंपनी का इन्वेंट्री हो मैं एक ही बार बेचता हूँ देन इट विल ओनली अफेक्ट सेल्स फॉर वंस, करेक्ट। ओके। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, ओके। अगर तुमने पूरे साल में, ठीक है, इन्वेंट्री रखा है 100 कार का, ठीक है, और तुम साल में 100 कार ही बेचते हो, तो तुम्हारा आईटीआर क्या होगा? एक। क्यों? क्योंकि तुम उसका देखो, आपने जो सेल्स किया है, आपने पूरे साल में पूरा इन्वेंटरी कितना खड़ा किया, 100 कार्स का खड़ा किया। और आपने गाड़ियां कितनी बेची? 100 बेची। पूरे साल में 100 गाड़ी बनाई, पूरे साल में 100 गाड़ी बेची, आपका एटीआर बन जाता है 1। एनुअल सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जैसे हमने एनफैट का किया था वैसे यहाँ पे भी इसका एवरेज निकालना है। अभी अगर 2023 में ऐसा सिचुएशन आता जिसमें आपने 100 गाड़ी बना के 100 गाड़ी बेची, उसका आपका एटीआर 1 निकलता। अगर 2024 में आते आप हर महीने 100 गाड़ी बनाते और हर महीने 100 गाड़ी बेचते, तो आपका टोटल सेल्स पूरे साल में कितना होता? 100 गाड़ी आपने हर महीने बेचा है तो 1200 हो जाता था। और आपका इन्वेंट्री 100 ही घूम रहा है, आप 100 गाड़ी बेचते थे वापस आता था, 100 गाड़ी बेचते थे वापस आता था। हेंस आपका ईटीआर 12 हो जाता था। मीनिंग आपने जहां लास्ट ईयर सिर्फ एक ही बार 100 गाड़ी बना के बेचा, आपने इस साल 12 बार आपने गाड़ी घुमा घुमा 100 गाड़ियां घुमा के वापस बेचा, वापस सेल्स हुआ, वापस आपने इन्वेंट्री बनाया, भाई वापस इसका बेचा। इसका फायदा क्या है, जैसे ही मेरा सेल्स हो जाता है, ठीक है, इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होता है तो मेरे पास कैश आता है, राइट, नया इन्वेंट्री बनाने के लिए, है ना। ये चीज होते रहना चाहिए। अगर कंपनी के पास सपोज मैंने इन्वेंट्री जमा कर दिया पर मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूँ, बाहर डिमांड ही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट का, या फिर मेरा जो भी गाड़ी है वो शोरूम में खड़ा है, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना। उसका अगर सेल्स में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो फिर वो इन्वेंट्री का क्या मतलब। और मैं नया गाड़ी मैन्युफैक्चर होते जा रहा है, नया मॉडल्स निकालते जा रहा हूँ, पर मेरा जो पुराना मॉडल्स या फिर पहले से मैन्युफैक्चर्ड मॉडल्स है वो मेरे पास पड़ा है। अगर मैं गाड़ी का बात कर रहा हूँ तो अगर सपोज मैंने 100 गाड़ियां निकाली और 100 गाड़ी ही बेची, ठीक है, तो मेरा अल्टीमेटली आईटीआर 1 हो जाएगा, विच इज अ बैड थिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अगर गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, देन इट हैज टू टर्न ओवर, मतलब कि 100 कार बेचा मैंने, उससे जो मेरे को पैसे आए उससे और 100 गाड़ी बनाई मैंने, है ना। उसका प्रॉफिट आया वो अलग, वो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में चला गया, लेकिन एटलीस्ट जो 100 कार बेचा उससे सेल्स आया, उससे जो मेरे पैसे जनरेट हुआ उससे मैंने और 100 कार्स बनाए, तो ये जनरेट होने पाया। नहीं तो ऐसा क्या होगा, आईटीआर 1 होगा तो अगर और 100 गाड़ी बेचना है मेरे को नया, तो मुझे और नया 100 गाड़ी बनाने के लिए वापस से कैपिटल लगेगा, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री तो खड़ा ही है यहाँ पे, है ना। अभी आप में ये समझा होगा कि ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन को ये नहीं चाहिए होगा कि यार मैं खाली साल में 100 गाड़ी बेचूं, ऑब्वियसली। लेकिन हम लोग इस रेशियो से ये चीज समझते हैं कि वो बंदा कितना अच्छे से अपना बिजनेस एफिशिएंटली रन कर पाता है, कि वो इतना अच्छे से इन्वेंट्री घुमा पाए और वो 12 टाइम तक लेके आ पाए। इट इज जस्ट मियरली एग्जांपल, आई एम नॉट सीइंग कि सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज 12 नंबर को चेज करती है। दिस इज मियरली एन एग्जांपल जहां कोई इंसान अगर एक बार कर पा रहा है, इट इज ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल। बट इज इज बिजनेस एफिशिएंट इनफ कि उसको 12 टाइम्स भी कर पाए एंड देन कीप इट इम्प्रूविंग एज वेल। हाँ, क्योंकि आईटीआर एक रहेगा ना, तो जो नया वापस से इन्वेंट्री अगर सपोज एक ही बार पूरा चर्न कर पा रहा है तो उसका सेल्स ग्रोथ एक टाइम के ना लिमिट हो जाएगा। जो कंपनी का आईटीआर मतलब बोलते हैं ना बहुत एफिशिएंटली बढ़ रहा है या फिर इंप्रूविंग स्टेज पे रहता है, उसका मोस्ट प्रोबेबली सेल्स ग्रोथ भी बहुत इंप्रूविंग स्टेज पे रहता है, ठीक है। अगर कंपनी सेम इन्वेंट्री मेंटेन करके हायर सेल्स जनरेट कर पा रही है, देन इट इज एन वेरी एक्सेलेंट थिंग दैट आई थिंक बहुत सारे कंपनीज करते भी है ये चीज। एंड समझो कि अगर मैंने 100 कार बनाई है, ठीक है, और मैं 100 ही कार बेचता हूँ,
तो मेरा सेल्स ग्रोथ एक लिमिट हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर भी वापस से मैं 100 कार बना पाऊंगा और 100 कार ही बेच पाऊंगा, है ना। तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाता है, और जहाँ पे अगर सपोज मैंने 100 कार ही बनाई और उसको मैंने एक महीने में बेच दी, उससे मेरा जो सेल्स जनरेट हुआ उससे मैंने एक और बार 100 कार बना पाया, राइट। तो ये जो चर्निंग का जो प्रोसेस है ना, वो चलते रहना चाहिए कंपनी में, अगर वो नहीं चल रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके। एंड टू द पीपल हु आर आस्किंग कि सिर्फ 12 ही क्यों होना चाहिए, मैं बोलता हूँ 24 तक लेके जाओ, 24, आप 25, 26, 30, 50 लेके जाओ, लेकिन आपका बिजनेस उतना एफिशिएंट होना चाहिए। मीनिंग आप यहाँ से जो सेल जनरेट करते हो उससे आपने चर्निंग किया वो ठीक है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट होना चाहिए, जिससे आपका और इन्वेंट्री बढ़ पाए, और इन्वेंट्री के बाद आपके और सेल्स हो पाए, एंड द नंबर दैट इज जस्ट 12, merely 12, it crosses 24, 48, 100, whatever you guys want. हाँ, मतलब इट इज एन एग्जांपल, जैसे हाँ। हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यूज किया है, जिसमें सिनेरियो 1 में एक 2023 में सपोज कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, उसने 100 गाड़ियां बनाई और 100 गाड़ियां बेची, उसका आईटीआर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि उसने 100 ही गाड़ियां बनाई थी और 100 गाड़ियां बेच दी पूरे साल में। अब उसको वापस से अगर 200 गाड़ी बेचनी है तो उसको पहले अभी 200 का इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, और फिर वापस से 200 ही बेचेगा, तो उसका आईटीआर 1 ही रहने वाला है, बरोबर। पर ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो 2024 में सपोज उसी मैन्युफैक्चरर ने 2024 में उसने महीने का 100 गाड़ी बेचा, साल का नहीं, महीने में उसने पहले महीने में 100 कार बेच दिया। अभी उसके पास कैश आ गया, नेक्स्ट महीने के लिए वो वापस से और 100 गाड़ी बना सकता है ना। वो 100 गाड़ी बनाता है और 100 गाड़ी बेचता है, तो उसका एनुअल सेल्स ऐसा कर करके 1200 हो जाएगा साल का, है ना। परफेक्ट। और उसका जो इन्वेंट्री अल्टीमेटली, क्योंकि इन्वेंट्री अभी जो बचा है, अगर साल के एंड में इन्वेंट्री बचेगा तो वो शायद 100 का बचेगा, है ना, क्योंकि उसने वापस से नेक्स्ट महीने के दिन 100 गाड़ी का इन्वेंट्री स्टोर करके रखा रहेगा। बट द पॉइंट इज कि उसने 1200 का सेल्स कर दिया, और वो जो फर्स्ट सिनेरियो में उसने सिर्फ 100 करोड़ का ही सेल्स किया था, या फिर 100 गाड़ियों का ही सेल्स किया था, बरोबर। I hope the main purpose of ITR is to keep improving and running the business efficiently. And if you guys have understood the basic Yes. understanding of this formula, give us a thumbs up so that we can, move ahead and take it आईटीआर further. वाज डिपेंड ऑन सेक्टर। देखो, हाँ ऑफ कोर्स ये सब में एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, उसका बाद व्हाट इज द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ आईटीआर। ओके। ओके, सो फॉर्मूला एक बार समझ लेते हैं उसका। फॉर्मूला क्या है, पहले एनुअल सेल्स, जो भी साल का तुम आईटीआर कैलकुलेट करना चाहते हो उसका, वो साल का एनुअल सेल्स कंसीडर करना है। उसके नीचे एवरेज इन्वेंट्री, जैसे अपन ने नेट फिक्स एसेट्स में कैसा लास्ट 2 साल का असेट्स को प्लस किया और डिवाइड बाय 2 किया ताकि अपने को एवरेज क्या बोलते हैं फिक्स नेट फिक्स एसेट्स मिले, वैसे ही इसमें एवरेज इन्वेंट्री लेके आना है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे लेके आना है, लास्ट ईयर 2023 का जो भी फाइनेंशियल ईयर का इन्वेंट्री रहेगा उसको प्लस करना है करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से, एंड उसको एवरेज करना है डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। जो भी तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री निकलता है, एनुअल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये तुम्हें मिलेगा तुम्हारा आईटीआर। ओके, ये दोनों को डिवाइड करोगे, अगेन आईटीआर इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम्स में होता है, अगेन इसका मैं मीनिंग वापस से समझा देता हूँ। पर्पस क्या है, चर्न करना, कंपनी को अपने सेल्स को, सॉरी अपने इन्वेंट्री को चर्न करते आना चाहिए ताकि उसका सेल्स ग्रोथ अच्छा बना रहे, ठीक है। जो कंपनी का आईटीआर गिर रहा है उसका मोस्ट प्रोबेबली सेल्स भी स्टैग्नेंट हो सकता है, बरोबर। तो ये चीज समझ में आना है, ये चीज आई होप सबको समझ में आ गया, पर्पस ऑफ फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला काफी इजी है, इट्स एन वेरी इजी इजी पीजी फॉर्मूला, और इसको हम लोग रियल लाइफ में भी अप्लाई करके दिखाएंगे, जिसके अंदर तुम्हें एप्लीकेशन समझेगा। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, लास्ट ईयर का जो भी इन्वेंट्री रहेगा, ठीक है, मेरे कंपनी का जो भी लास्ट ईयर का इन्वेंट्री रहेगा और ये साल का इन्वेंट्री है, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करता हूँ ताकि मेरे को एवरेज इन्वेंट्री मिले, और इन दोनों इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एनुअल सेल्स से, मतलब मेरा साल का जो भी सेल्स हुआ था उससे। आई होप सबको समझा है, और समझा है तो थम्स अप दो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दिस इज नाइस, दिस इज इजी। ओके, नहीं समझ आया नहीं क्या समझ निधि बहन, निधि बहन क्या हो गया आपको? अरे नहीं। ओके, सो एक बार ना हम लोग आगे एक और बार लाइव इम्प्लीकेशन करेंगे ना, तो आई आई गेस सब लोग को समझ में आ जाएगा लाइव एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, लो आईटीआर। अभी जैसे कि कोई भी कंपनी का आईटीआर कम होगा तो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कंपनी का जो एफिशिएंसी है, मतलब कि मैंने जैसे बोला कि इन्वेंट्री खड़ा कब होता है, जब कंपनी का बोलता है ना उसका पूरा काम धंधा खत्म हो गया, कंपनी एकदम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हो ही लेट रहा है, ठीक है, मतलब आईटीआर में इन्वेंट्री ही लेट आ रहा है, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ डीले, मतलब कि रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं है, ठीक है।
या फिर क्या बोलते हैं, शायद कंपनी का गुडविल इतना अच्छा नहीं कि उसको कोई माल बेचना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो जब भी कंपनी फेस करता है तो उसका आईटीआर गिरते जाता है, ओके। वो केसेस में हमेशा ध्यान में रखना है कि आईटीआर, कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका आईटीआर गिर रहा है, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि क्यों गिर रहा है, ओके। यू हैव टू एनालाइज, उसके जाके एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल्स, गूगल पे एक बार सर्च करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि आईटीआर मतलब उसका जो भी सेल्स है वो क्यों नहीं गिर रहा, उसका ऑपरेशंस में क्या खराबी आ रहा है, क्या वो जो प्रोडक्ट बेचता था वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में डिमांड नहीं है उसका, उसकी वजह से उसका सेल्स ड्रॉप हो रहा है, क्या क्या बोलते हैं, कंपनी का रॉ मटेरियल जो आता था शायद, जो भी शिप से काफी बारे रूट से आता है, अभी बहुत टाइम प्लेन से आता रहेगा लेकिन अभी शिप से आने लगा है, बिकॉज क्या बोलते हैं, वॉर वॉर सिचुएशन चालू है तो बीच का फ्लाइट्स बंद हो गया है, तो उसके वजह से शिप से आ रहा है, तो उसमें भी काफी बार डिले हो जाता है ना। तो ये एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रहा हूँ ताकि जब भी आप कंपनी एनालाइज करो तो आपका आई टू डिटेल उसके ऊपर जाएगा, अच्छा अरे इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ है, तो उसके वजह से उसका आईटीआर गिरा है, ठीक है। तो ये समझो कि लो आईटीआर हुआ मतलब ऐसा नहीं कि उड़ा दो कंपनी को, लेकिन ये समझो कि क्यों हो रहा है, अगर वो कंपनी के एफिशिएंसी खराब हो रही है क्योंकि सपोज इट इज फ्रॉम अ क्राइसिस, एक बिजनेस अच्छा इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका जो प्रमोटर्स है उनका नाम अच्छा नहीं, उसको कोई माल बेचना ही नहीं चाहता, ठीक। वैसा भी सिनेरियोज होता है, कोई स्कैम वाला कोई कंपनी रहेगा उसमें, अभी वो बोलेगा कि इसको माल बेच के क्या करो, ये पैसा नहीं देगा, अनिल अंबानी मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कोई कंपनी रहेगा जिसमें फेथ नहीं है, ठीक है, उसके क्लाइंट्स को, तो काफी बारी सेल्स होएगा ही नहीं, डिमांड नहीं होगा, मतलब उसके प्रोडक्ट का डिमांड होगा लेकिन उसके कंपनी का डिमांड नहीं होगा। ये काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आप फेस करोगे जब एनालाइज कर रहे हो तभी, बट द प्रॉब्लम है कि लो आईटीआर वाली कंपनीज अवॉइड करोगे तो बेटर है, ओके। हायर आईटीआर इंडिकेट्स मैनेजमेंट कमिटमेंट ऑन स्मूथ ऑपरेशंस। अभी जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में कैसा बोला कि अगर सपोज ये 100 कार्ड बनाता है, 100 कार्ड बेचता है, ठीक है, आईटीआर 1 है, इसको जब भी इम्प्रूव करने का मैनेजमेंट ठानता है ना, तभी वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए। So that shows कि management is very committed to increase its sales with the given resources। मतलब मेरे पास जो अभी करंट रिसोर्सेज है, मेरा करंट जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, उसको इन्वेंट्री को ज्यादा चर्न करने के ना वो लोग मेहनत करने को रेडी है, रादर देन नया इन्वेंट्री बनाना, नया केपेक्स डालना, वो सब चीज के नहीं, पर मेरा जो करंट है उसको मैं बहुत एफिशिएंट बना सकता हूँ, उसके ऊपर एक सिग्नल जाता है कि मैनेजमेंट कमिटेड है वो चीज करने को। हायर आइडिया वो बताता है, इम्प्रूविंग आइडिया वही सेम इंडिकेट करता है, विच इज द केस हर आईटीआर जब भी तुम एनालाइज कर रहे हो, दैट यू हैव टू सी कि वो बढ़ता रहे, गिरता नहीं, और गिर रहा है तो उसका कोई रीजन होना चाहिए जो इंडस्ट्री रिलेटेड होना चाहिए, कंपनी रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई एक सिंगल कंपनी की वजह से नहीं गिरना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड टू सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका एग्जांपल, फेयर एग्जांपल मैं दूंगा कि सेमीकंडक्टर्स का जब भी कमी था 2021-22 के बीच में, तो बहुत सारे टेक कंपनीज के आइडिया नीचे गिरे थे। द रीजन वाज कि कंपनी का डिमांड तो अच्छा था, मतलब सेमीकंडक्टर्स का डिमांड तो अच्छा था उनके प्रोडक्ट्स का, लेकिन सप्लाई नहीं था, मतलब जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता था वही नहीं था, तो पूरा इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा था, तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल सारे ही स्टॉक्स मोस्टली नीचे गिरे थे, ओके। तो दैट शुड बी द केस, है ना। पूरा इंडस्ट्री स्ट्रगल करना चाहिए तो ठीक है, मतलब कि समझता है वो रिकवरेबल क्राइसिस है, तो सिर्फ कंपनी अकेले स्ट्रगल कर रहा है देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम, ओके। हायर आईटीआर इज ऑलवेज बेटर। इट इज अ गुड क्वेश्चन कि समवन इज आस्किंग कि अगर आईटीआर स्टैग्नेंट है उसका मतलब ये कि वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। द आंसर इज यस, इट इज ट्रू, बट मैनेजमेंट का आगे फोरकास्ट अच्छा होना चाहिए, जो लोग ट्राई करें कि अभी अगर इन्वेंट्री उतना से चर्न हो रहा है और अगर उतना रह रहा है तो उनका अगर एनुअल सेल्स बढ़े तो इट इज ऑल्सो गुड। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार वो लोग सेल्स भी उतना फिर बढ़ाते रहे। अगर इन्वेंट्री अगर उतना ही चर्न हो रहा है और अगर आइटम का भाव बढ़ा दे तो आपको ओवरऑल आईटीआर बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। आईटीआर एंड इनफैक्ट जो भी कंपनीज का बढ़ते रहता है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि कंपनी का जो फ्यूचर फोरकास्ट है उसमें कोई स्ट्रगल्स नहीं है, मतलब कि कंपनी का कोर ऑपरेशन एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो फिर ठीक है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नीचे गिर सकता है कंपनी, या फिर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, बट इट विल समहाउ बी एबल टू गेट बैक ऑन इट्स टू बिकॉज इट हैज गुड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आई फील। तो ये हम लोग का एनालिसिस है जिसमें हम लोग आईटीआर को भी यूज करते हैं, एनफैट को भी यूज करते हैं। आईटीआर को फॉर्मूला ऑब्वियस मैं एक बार रिफर्बिश कर देता हूँ आपका। एवरेज इन्वेंट्री जो लास्ट 2 साल का आप इन्वेंट्री प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो एवरेज इन्वेंट्री मिलेगा, उसको डिवाइड करना एनुअल सेल्स से, एंड एनुअल यू सेल्स विल, को डिवाइड हाँ करना एनुअल है। सेल्स को डिवाइड करना एवरेज इन्वेंट्री से, एंड यू विल गेट योर आईटीआर। आईटीआर, ओके। आई होप सबको फॉर्मूला समझाओ, उसका पर्पस समझाओ, एंड
then we can move forward to what is ideal ITR. ठीक Yes, है, तनुका जी, you are correct. Automobile industry is somewhere facing an ITR issue. मतलब उनका ITR बिगड़ रहा है. Reason उतना ही है कि वो लोग they are sitting on a good inventory. I think one of the highest inventory in the automobile industry might have seen historically. तो उससे impact आता है. ITR अगर बिगड़ता है तो उससे समझ आता है कि उनका इसका एग्जांपल वही आगे हाँ, करने वही. वाला है. ठीक है. ओके, व्हाट इज एन आइडियल आइडिया? पहली बात, आइडियल आइडिया क्या है? जो इम्प्रूव होता है. स्टैग्नेंट हो गया वो भी बुरा है. स्टैग्नेंट हो गया मतलब कंपनी ने अपना सेल्स ग्रोथ, एक बोलता है ना, एक ऐसा टॉप बोलता है, स्काई इज द लिमिट हो गया ऐसा यहाँ पे. ठीक है, तो स्काई के ऊपर जाना चाहिए. वैसा अगर कंपनी रहेगा जिसमें अभी और सेल्स ग्रोथ बाकी है, वैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, देन यू विल अल्टीमेटली बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे जिसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्टैग्नेंट होने वाला है, दैट कैन नॉट बी सो फ्रूटफुल. ओके, सो ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि आईटीआर बेटर होना चाहिए ईयर ऑन ईयर. ओके, ईयर ऑन ईयर बेटर होता रहेगा, देन इट विल बेनिफिट यू एज एन इन्वेस्टर, इट विल बेनिफिट द कंपनी एज वेल, उसके फाइनेंशियल्स को भी बेनिफिट करेगा. मतलब रूम फॉर ग्रोथ होना चाहिए आईटीआर में. एकदम स्टैग्नेंट नहीं हो जाना चाहिए कि शायद 9 है, बहुत हेल्दी है 9 आईटीआर, लेकिन 9 आईटीआर पे वो स्टैग्नेंट हो चुका है अभी. ठीक है, इट इज व्हाट इट, मतलब लास्ट 3 साल से 9 पे ही चल रहा है वो. ठीक है, देन ऑल्सो इट्स बैड. कोई कंपनी शायद जो 6 से 9 पे आ रही है, दैट विल हैव मोर स्टॉक प्राइस ग्रोथ. ओके, कि मतलब ऑपरेशनली शायद वो 9 वाली जो पहले से 9 आईटीआर पे चल रही है वो अच्छा बोलते ना कर रही है, लेकिन वो जो 6 से 9 का जर्नी कर रही है ना, उसका सेल्स ग्रोथ दिख के आएगा तो इन्वेस्टर्स को दैट अट्रैक्ट. अरे इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, राइट? तो वैसी कंपनीज को चेज करना है जिनका आईटीआर बढ़ता रहे, स्टैग्नेंट नहीं हो जाए, अच्छे पे पर स्टैग्नेंट नहीं हो जाए. ठीक है. दूसरा, लो आईटीआर कुड बी ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस. मतलब कि काफी सारे बिजनेस चलते हैं, जैसे गोल्ड का बिजनेस हो गया वगैरह हो गया, उसमें इन्वेंट्री काफी बारी बिकता ही लेट है. नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर वो कम ही बार बिकता है, मतलब साल में कम ही बार बिकता है. ठीक है, लेकिन अ, वो अगर ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है तो उसके कॉम्पिटिटर से उसको कंपेयर करना होता है. मतलब कि अगर सपोज मेरा गाड़ी का बिजनेस है, मैं गाड़ी के बिजनेस में मेरा कम है आईटीआर. ठीक है, तो उसमें मैं कंपेयर करूंगा हार्दिक के बिजनेस से भी और मेरे बिजनेस में एज ए इन्वेस्टर, और मैं देखूंगा कि अरे कौन ज्यादा आईटीआर, मतलब ज्यादा एफिशिएंटली अपने सेल, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करके सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं. ओके, दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू एन इन्वेस्टर. तो उस केस में लो आईटीआर वाली कंपनीज को सीधा फेंक नहीं देना है. अगर वो लो आईटीआर बिकॉज इट इज ऑफ द नेचर ऑफ अ बिजनेस, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड लुक इनटू इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड कंपेयर के कौन से कंपनी का बोलते हैं ना ज्यादा एफिशिएंटली इन्वेंटरी मैनेजर और कौन सी कंपनी का नहीं. ओके, आई होप सबको ये समझाओ. एंड अभी ये समझना है कि व्हाट आर प्रॉब्लम्स फेस बाय कंपनीज विद लो आईटीआर. ठीक है, अभी अगर तुम्हारा लो आईटीआर है तो तुम्हारी कंपनी में क्या उखड़ जाएगा? चलेगा ना, 100 कार बना, 100 कार बेचा, भाई मैं जिंदगी में खुश हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है ना? अभी इसमें दिक्कत ही होता है कि कंपनी कैश जनरेट कम कर पाती है. ठीक है, अगर कम कैश जनरेशन होता है, मतलब अगर सपोज मैंने 100 कार बनाया, 100 कार ही मैंने बेचा है, तो अगर ऑब्वियस मेरे को नेक्स्ट ईयर एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन के लिए ऑब्वियसली मेरे को नया कैश का जरूरत पड़ेगा. अभी वो कैश देके कौन जाएगा? तो मामा भतीजा तो देंगे नहीं. आई विल हैव टू गेट टू द डेट. ओके, वापस से वही इश्यूज आएंगे, बैंकरप्सी रिस्क आ सकता है. जो कंपनी अच्छे से एफिशिएंटली कैश जनरेट नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करता है. ठीक है, तो ये चीज समझो कि अगर तुम्हारा कंपनी इनफ आईटीआर जनरेट कर पाता है, मतलब सेल्स जनरेट कर पा रहा है, देन मोस्ट प्रोबेबली उसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो हेल्दी दिखेगा. ठीक है, क्योंकि वो अपने पैसे चर्न कर पा रहा है बार बार. अभी वो केस में, अभी जो मैंने बोला कोई बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस है जो लो एनफैट वाला नेचर है, ठीक है, उस केस में यूजुअली वो कंपनी का अगेन प्रॉफिट मार्जिन इतना हेल्दी रहेगा कि वो बिजनेस को सस्टेन कर पा रहा है, उसके वजह से उसके पास कैश जनरेट हो रहा है. दैट इज एन एक्सेप्शनल केस. ओके, बट जो नॉर्मली ऐसे कंपनीज है जिनका आईटीआर ड्रॉप हो रहा है, स्टैग्नेंट हो गया, फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है, वैसे कंपनीज का कैश जनरेशन का इशू होता है. तो वापस से जब एक्सपांड करना होता है तभी उनके पास कैश नहीं होता है, फिर से बोलते हैं ना, उनके मोस्ट ऑफ द कैश उनके इन्वेंट्री में स्टक हो जाता है. मतलब अगर सपोज मैं गाड़ियां बना रहा हूँ और मैं गाड़ियां बनाते जा रहा हूँ, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, मतलब मेरा डिमांड क्राइसिस चालू है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, पर मैं अभी फैक्ट्री को बंद भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा नया नया माल आते जा रहा है, गाड़ी का इन्वेंट्री आते जा रहा है. ठीक है, मैं नया इन्वेंशन भी करते जाता हूँ, नया कोई मॉडल निकालते जाता हूँ, फेसलिफ्ट निकालते जाता हूँ, ये सब फालतूगिरी करते जाता हूँ, लेकिन मैं सेल जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो उसके वजह से कंपनी का कैश बाहर जा रहा है, मतलब कंपनी के अंदर कैश आ नहीं रहा है और बाहर जा रहा है. उसकी वजह से उसको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अभी जिसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं पता, प्लीज रेफर फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो हम फर्स्ट सेशन जो हमने लिया था,
वो एक बार जाके देख लेना। अभी के नहीं इतना समझ लो कि कंपनी अपने जो कोर बिजनेस रहता है उससे जो भी बेचता है, ठीक है, उससे एक्चुअली में जब भी कैश अंदर आता है दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। इतना चीज समझ लो। लास्ट 10 साल का जब भी वो कंपनी जिनका आईटीआर खराब है, ठीक है, उनका अगर देखोगे तो कैश मोस्टली इन्वेंट्री में अटकते रहता है, मतलब कि बार बार इन्वेंट्री में वो लोग पैसे डालते रहते हैं ताकि नया कैश नया सेल्स जनरेट कर पाए। जो भी इशू रहेगा कि बोलते हैं ना, उनका सेल्स जनरेट नहीं हो पा रहा तो नया इन्वेंट्री वो लोग भरते जाते हैं, नया नया मैन्युफैक्चरिंग करते जाएंगे ताकि वो लोग देर हाथ पांव मारे ताकि कहीं ना कहीं से उनके प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। तो वो जो स्ट्रगलिंग कंपनीज रहते हैं उनका सीएफओ खराब होगा, उनका शायद पैट अच्छा हो लेकिन उनका सीएफओ खराब होगा, मतलब कि मतलब नेट प्रॉफिट शायद अच्छा भी हो लेकिन सीएफओ हमेशा खराब होगा। इन दैट केस उनका सीएफओ अपन पैट वाला जो फॉर्मूला था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कंपनी इज स्ट्रगलिंग विद कैश जनरेशन, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी को वापस से डेट लेना पड़े बाहर फ्यूचर एक्सपेंशन के दिन, एंड दिस विल फायर बैक इट्स फाइनेंशियल्स टुडे और टुमारो, ओके। तो आईटीआर दो चीज में हेल्प करता है। एक ये चीज समझाता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी करंट रिसोर्सेज के हिसाब से अपना सेल्स जनरेट कर पा रही है, एंड दूसरा कंपनी अगर सेल्स जनरेट कर पा रही है लेकिन उनका जो भी इन्वेंट्री वगैरह है, इन्वेंट्री में बार बार पैसे अटक रहे, देन इट इज गोइंग टू गिव देम अ कैश क्रंच बार बार, जिसकी वजह से बोरोइंग्स या फिर डेट का जरूरत लगते रह सकता है, ओके। आई होप सबको समझ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यस, सीएफओ इट इज दैट, हाँ, सीएफओ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग ठीक कैश है, फ्लो। अच्छा है, the comment section is healthy enough कि everyone is helping each other as well while we Stay are stagnant but inventory is increasing. It's a bad thing. It's a bad thing, right? Inventory मेरा बढ़ रहा है कंपनी का लेकिन मेरा सेल्स जनरेट नहीं हो पा रहा है। This is classic example which has been happening in automobile industry आज के टाइम पे। क्या हो रहा है? कंपनी नई नई गाड़ियां बना रही है, कहो बना रही है, नेक्सॉन बना रहा है, सब बना रहे हैं, ठीक है। पर लोग लेने वाले नहीं है क्योंकि यू कैन से अब जब भी अगर लास्ट 3-4 साल से लोगों ने बहुत सारी नई नई गाड़ियां ली है, नए नए मॉडल्स लिए, तो लोग हर साल तो नया गाड़ी नहीं ले सकते, राइट। तो उसके वजह से इन्वेंट्री कंपनीज का बढ़ते जा रहा है एंड एट द सेम टाइम उनका सेल्स स्टैग्नेंट रह गया, विच इज अ बैड थिंग। तो उनका आईटीआर अल्टीमेटली फेल होने लगेगा, सेल्स स्टैग्नेंट रह गया, ठीक है, एंड आईटीआर बढ़ते गया तो उनका आईटीआर जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो कम हो जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आई होप सबको ये समझाओ। और इसका अभी बेटर क्या है इंप्रूवमेंट, जो भी अपने को ढूंढना है, ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिनका आईटीआर स्टैग्नेंट भी ना हो और इम्प्रूविंग हो। डिक्लाइन तो एकदम बेकार हो गया, ठीक है, डिक्लाइनिंग इज बेकार। अभी स्टैग्नेंट हो गया तो फिर भी इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मच मोर फ्रूट, बट एक ही ऐसा सिनेरियो है जिसमें अगर आईटीआर इंप्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर लास्ट 1, 2, 3 साल से, देन यू मे बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ऐसे कंपनीज और जब भी तुम आईटीआर कैलकुलेट करो तो एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल का करो ताकि आप इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना। सिर्फ ये साल का मैं आईटीआर निकाल के बोलूंगा अरे ये तो पता नहीं चल रहा इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो हर साल का आईटीआर निकालो, लास्ट 4-5 साल का आईटीआर निकालो, 3 साल का तो एटलीस्ट निकालो ही, और फिर उसको देखो कि वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अभी कैसे निकालना आईटीआर ये अभी सीखेंगे लाइव इम्प्लीकेशन करके, ठीक है। लेकिन पहले उसके पहले वहां मूव हो उसके पहले मेरे को थम्स अप चाहिए कि तुम लोग को समझ में आ रहा है अभी तक अपन ने आईटीआर इनफैक्ट के बारे में जो भी समझा है। that's great। चलो सब लोग है एक्टिव। ओके, चलो तो पहले आप हमारे आईटीआर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ठीक आते है। ऑटोमोबाइल मैं बोला कि एग्जांपल में ऐसी कंपनीज दी है जो तुमको और समझेगा अच्छे से, ठीक है। अभी एग्जांपल समझते हैं क्या है। टाटा मोटर्स सबसे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंपनीज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन इट इज गोइंग थ्रू क्राइसिस। ये हम लोग ने बहुत ओपनली हमारे रील्स में बोला है, हम लोग ने हमारे स्क्वाड मेंबर्स को भी बोला है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन जनरल, सिर्फ टाटा मोटर्स का बात नहीं है, टाटा पूरा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इट इज गोइंग थ्रू एन क्राइसिस ऑफ इन्वेंट्री अगेन। तो ये आईटीआर सीखना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम समझ पाओ, ठीक है। तो ये देखो लास्ट 3 साल से जब भी तुम 2023 से देखोगे जहां से थोड़ा बोल सकते हैं एंड ऑफ द 2023 से थोड़ा टाटा मोटर्स स्टैग्नेंट हो गया है, वहां पे आप देखोगे बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपना सेल्स ग्रोथ वगैरह थोड़ा उनका जो डिमांड था वो स्टैग्नेंट हो गया, ठीक है। और वो उनके इन्वेंट्री में भी दिखेगा, इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा है एग्रेसिवली, है ना। यहाँ पे ये साल देखो 2019 से उनका इन्वेंट्री, 2018 से इनफेक्ट उनका इन्वेंट्री कितना ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। इन्वेंट्री ड्रॉप हो रहा है मतलब कि जो भी करंट इन्वेंट्री है वो कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी करंटली देखोगे तो इन्वेंट्री जो भी है कंपनी का वो बढ़ते जा रहा है लास्ट 3 साल से। यू कैन सी अभी करंट ईयर का तो अभी हाफ हाफ ईयर का ही डेटा है अपने पास सितंबर तक का।
बट यही है सीन कि इन्वेंट्री कितना एग्रेसिवली बढ़ रहा है। एक्चुअली हिस्टोरिकली इतना ज्यादा इन्वेंट्री पे कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनीज बैठते नहीं था जितना अभी बैठे, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स निकले, ईवी निकला, ये निकला, वो निकला, तो उसके चक्कर में बहुत सारे कंपनीज ने बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स और ये सब मैन्युफैक्चर किए। एंड टाटा मोटर्स इज नोन टू गिव द हाईएस्ट वेरिएंट्स इन इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, जो भी उनके गाड़ियां निकलती है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े वेरिएंट्स रहते हैं, जैसे 30 30 40 वेरिएंट्स निकालते हो, जिससे कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी वेरिएंट को चूज कर सकता है, ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बाइट देम बैक इनटू देयर इन्वेंट्री, राइट। तो वो ये दिख के आ रहा है कि इन्वेंट्री बहुत एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है कंपनीज का करंट मोड में। अभी अगर अपने को एक बार आईटीआर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, टाटा मोटर्स को अभी एग्जांपल में लेकर, ठीक है। मार्च 2024 का मैं सेल्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है। मार्च 2024 का मैं सेल्स कंसिडर करता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, मार्च 2023 का जो मेरा इन्वेंट्री था उसको प्लस करता हूँ मार्च 2024 के इन्वेंट्री, ठीक है। ये जो भी मेरे को नंबर आएगा 88,000 करोड़ कुछ आएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ताकि मेरे को एवरेज इन्वेंट्री मिले, लास्ट 2 साल का मेरे को एवरेज इन्वेंट्री मिले। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग, ये दोनों का जो एवरेज इन्वेंट्री रहेगा, दैट विल हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ इन्वेंट्री। ओके, एवरेज इन्वेंट्री। तो जैसे एवरेज इन्वेंट्री तुम्हें मिलता है 44,271 तुम्हें एवरेज इन्वेंट्री मिला, ये 4,37,928 करोड़ का जो इनका सेल्स हुआ है, इसको डिवाइड करना है 44,271 से, एंड यू विल गेट 89.89 टाइम्स आईटीआर ऑफ द टाटा मोटर्स। समझा सबको, इजी है। क्या है, सेल्स एंड सेल्स जो भी तुम साल का आईटीआर कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर मैं 2023 का आईटीआर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं 3,45,967 करोड़ का एनुअल सेल्स कंसिडर करूंगा। अभी 2023 का और 2022 का एवरेज इन्वेंट्री मैं कंसिडर करूंगा, मतलब ये दोनों को प्लस करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरे को एवरेज इन्वेंट्री मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड किया मैंने, मतलब क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री को, सॉरी एनुअल सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड किया, तो मुझे जो भी आएगा दैट इज माय आईटीआर, इट विल बी काउंटेड इन टाइम्स। ओके, मैं कितनी बार कंपनी चर्न कर पा रहा हूं इन्वेंट्री। अब at the same time, guys, I want everyone to calculate from their phone. Go to screener.in as well and check for M&M and Hyundai, ताकि उसका आप आईटीआर चेक करो एंड मेरे को सामने सबके साथ करना है कि आप 5 मिनट लो एंड हम लोग को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको आईटीआर कितना आ रहा है। Perfect, दिव्यांश कम ऑन, आ रहे एक रोज का बंदा है भाई, उसको बरोबर आ रहा है। सही। शेयरिंग पे लगा। एक बार स्क्रीनर पे जाके, ओके, ठीक है, चॉकलेट का नाम रखते हैं, ठीक है। पहले इसमें कैसे जाना है, स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पे गए, ठीक है। जो लोग को नहीं पता है, जो लोग न्यू है, इसके लिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि वो नंबर जो भी हमने अभी बताया स्क्रीन पे वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार जाके चेक करना है, सर्च कंपनी में जाके जो भी अभी एमएनएम सर्च करना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्च करोगे, तुम्हें उसको क्लिक करना है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दबाना है। यहाँ पे तुम्हें उसकी कंपनी के सेल्स दिख जाएंगे, जो भी कंपनी अपने लास्ट 2013 से लास्ट 10 साल में जो भी उसने सेल्स किया है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है, अदर असेट्स में जाना है और इन्वेंट्रीज चेक करना है, ठीक है। कंपनी का इन्वेंट्रीज, ये इन्वेंट्रीज को कंसिडर करना है, लास्ट 2 साल का इन्वेंट्रीज को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2, ताकि एक एवरेज इन्वेंट्री मिले। सितंबर को नहीं लेना है, मार्च हाँ, 2023 या 2024 का तक ही लो, एवरेज लेना क्योंकि तुम्हें एनुअली निकालना है, है। बरोबर। लेट मी चेक फॉर द एवरेज ऑफ M&M कितना है, कैलकुलेट यहीं पे कर लेते हैं। कितना है 23 में इन्वेंट्री, 23 में 1685, 16855 प्लस 18590, डिवाइड बाय 2, अपना आ गया 70। 17722, ये आया तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री, बरोबर। ओके, अभी सुन और तुम्हें अभी सेल्स चेक करना है, सेल्स चेक करना है तुम्हें ईयरली, ओके। तो Sales। 2024 का जो भी तुम सेल्स कैलकुलेट करते हो, 139078 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय सॉरी डिवाइड बाय 17722, 7.84। जिसको भी 7.84 आंसर आया, गिव अस अ थम्स अप गाइस, ताकि आप लोग आगे बढ़ो और मालूम पड़े कि आईटीआर कैसे कैलकुलेट करना है। दिस गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस हाउ टू कैलकुलेट बाय योर ओन सेल्फ।
किसी को जहाँ पे यूट्यूब पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और कोई भी जो ऐसे वेबसाइट्स रहते हैं उनके ऊपर, पर स्क्रीनर पे अलग है। स्क्रीनर क्या खुद का अलग से फॉर्मूलाज बनाता है, उसमें काफी सारे इश्यूज को कंसिडर करता है, कैसे नहीं करता। अपन ने सिंपल रखा है, अपने को बिजनेस समझ में आता है ना, उसका पर्पस समझ में आता है ना, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। स्क्रीनर पे वो अलग अलग रेशियो सिलेक्ट कर सकता है, जिसमें हमने वो पता नहीं हो कि एपेक्स में काफी बार ये चीज उड़ा देगा, वो चीज डाल देगा। काफी बार वो क्या बोलते हैं, इनफैक्ट मतलब नेट फिक्स एसेट के अंदर भी वो क्या बोलते हैं, ग्रॉस ब्लॉक ले लेता है, उसमें डेप्रिसिएशन उड़ा देता है, जो भी है। मतलब इट इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड स्क्रीनर डॉट इन और सम अदर वेबसाइट्स के। मतलब हर वेबसाइट पे शायद तुमको थोड़ा अलग अलग फॉर्मूला मिले, लेकिन खुद ही अगर कैलकुलेट करने आता है तो फिर वो फॉर्मूलाज पे अपने को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। हुंडई का सबको 20.33 आया। यस, बरोबर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सब लोग खुश हो करेंगे ना कि हुंडई का इतना अच्छा कैसे, It's हुंडई hard का इतना to अच्छा कैसे। remember the formula, तो you can take screenshots, brother। मतलब ये ये है, मतलब मेरे हिसाब से तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आईटीआर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करो खुद के एक दो कंपनीज में, तो याद ही रह जाएगा क्या ही है फिक्स एसेट टर्नओवर्स का। अगर मैं आईटीआर की बात करूँ तो एवरेज इन्वेंट्री का मेरे को ध्यान में रखना है, और उसको सीधे एनुअल सेल्स से डिवाइड करना है, एनुअल सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना है। फिक्स एसेट नेट इनफैक्ट में क्या करना है, एनुअल सेल्स को अगेन मेरे फिक्स एसेट से मेरे को डिवाइड करना है। इसमें अभी क्या ही टफ तुम्हें, इतना तो अभी। आई होप सब लोग को आईटीआर में कॉन्फिडेंस आ गया हो। नाउ मूविंग नोट्स अहेड टू। नोट्स तुम्हें लेना है तो लिखो खुद, या फिर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर तो तुम्हें चाहिए तो हम लोग हमारे जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उसके ऊपर ये जो भी पीपीटीज तुम्हें दिख रही है वो हम लोग पोस्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी इफ आई मूव अहेड टू एनफैट, एनफैट का सिंपल कैलकुलेशंस कैसे है आपको। जैसे हमने आईटीआर के लिए ये एनुअल सेल्स लिया था, तभी हम भी यहाँ पे 2024 का एसेट्स सेल्स ले लेंगे। 2,40,00893 करोड़ लेना है। एंड जैसे आपका आईटीआर का एवरेज था, वैसे आपको फिक्स एसेट्स का एवरेज लेना है। फिक्स एसेट्स का है ये रहे, इसका यहाँ पे आपको एवरेज लेना है। 2515 प्लस 19604 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20059 आएगा। अभी एनुअल सेल्स को उस एवरेज अमाउंट से डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट एन एनफैट ऑफ टीसीएस फॉर 12, व्हिच इज डिसेंट। भाई टीसीएस एक टेक कंपनी है, उसका एनफैट ज्यादा रहना बहुत बनता ही है, क्योंकि उसका फिक्स एसेट्स क्या है, उसके लिए सारे जो रिसोर्सेज है वो, और उसके लिए एनुअल सेल्स क्या है, उसके लिए जो सामने सेल्स चल रहा है अच्छे से, दैट इज डिवाइड, एंड उसको 12 आया तो दैट इज गुड ओनली। टेक बिजनेस में नॉर्मली आपको इनफैक्ट ज्यादा ही मिल सकता है। क्योंकि उसके अंदर फिक्स एसेट्स ही कम रहते हैं, उनके सबसे बड़े एसेट कॉर्पोरेट मजदूर रहते हैं। तो जो भी मतलब यू आर, इफ यू आर एन एम्प्लॉय इन अ टेक बिजनेस, अंडरस्टैंड के टेक के ऊपर, टेक का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है। तुम जो भी उनके ने काम कर रहे हो, दैट इज देयर मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, जो जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। एंड नो ऑफेंस अगेन, दिवाली में बेचते नॉन हो क्रॉकरी, इंटेंडेड। देखते हैं ना दिवाली में क्रॉकरी। मेटल सेक्टर में क्या होता है, मेटल सेक्टर में ये सारे इश्यूज यू कैन चेक, यू कैन देखा, दे आर इम्प्लाइड इन मेटल सेक्टर्स, ओके। आईटीआर इज इम्प्लाइड, इनफैक्ट इज इम्प्लाइड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में आर इम्प्लाइड, टायर बिजनेस में इम्प्लाइड, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो भी है उसके अंदर इम्प्लाइड रहता है। आई अभी होप ये सबको समझा। टेक इंडस्ट्री में भी इम्प्लाइड रहता है, लेकिन जनरली आपको हायर दिखेगा, ठीक है। कंपटीशन जैसे वो बोलते हैं ना, हाई इनफैक्ट या हाई आईटीआर, ये सब में तुम्हें आईटीआर यूजुअली, मैं क्या बताऊं, इनफैक्ट सॉरी, इनफैक्ट कभी भी तुम्हें जब हाई दिखेगा तो प्रोप्राइटरी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा असेट्स है वो कितना प्रोप्राइटरी है। जैसे कि आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया, वैसे टीसीएस के पास भी थोड़े पेटेंट्स रहेंगे, थोड़ा एज रहेगा, जिसके वजह से उनके जो भी कंपनीज के असेट्स है वो कोई और रेप्लिकेट करके अचानक खोल नहीं सकते। दीप सर सॉरी, लेकिन आप बैंकिंग में ये सारे रेशियोज यूज नहीं कर सकते। हम लोग वापस रिपीट कर देते हैं इनको कि बैंकिंग को अलग तरीके से कैलकुलेट हाँ, करना होता है। अभी कमिंग बैक टू द पिक्चर, गाइस एवरीवन हैज अ चैलेंज अगेन, कैलकुलेट इन्फोसिस का इनफैक्ट, एंड हम लोग को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके दिखाओ कि आपको कितना आ रहा है। यू गाइस हैव 5 मिनट्स टू टेक ऑन द थिंग। सॉरी 5.40 इज करेक्ट। 5.40, अभी 5.40 सब सबको। छाप मत देना उसका। हाँ अरे कैलकुलेट और करो, कॉन्फिडेंस आया है। तुम लोग के होमवर्क या प्रैक्टिस के ने हम लोग कैलकुलेट सेम कर स्क्रीनर पे जाके आपको वहां का उसका सेल्स साइड में रखना है, फिक्स एसेट्स का आपको एवरेज निकालना है, सेल्स के साथ उसको डिवाइड करना है, एंड यू विल गेट एन आंसर। यस, कुछ इट्स 5.45, राइट। पुशराज करेक्ट करेक्ट। कोई फ्री मेंबरशिप मत मांगना इसके सामने प्लीज, पहले बोल देता हूँ। सीडीएसएल का कैसे करें, सीडीएसएल कर सकते हैं सर, इट्स जस्ट यू विल गेट हायर नंबर्स। सर्विस इंडस्ट्री सर्विस में हाउ इंडस्ट्री में इफेक्टिव इज इनफैक्ट एंड टीसीएस। सर्विस इंडस्ट्री का बहुत सिंपल हमने बोला कि उसका जो एसेट रहता है वो काफी चीप है, मतलब उसके जो रिसोर्सेज और ये सब रहते हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं, उसमें कोई हाई एंड मशीनरी ऐड नहीं करना पड़ता है। तो उनके एसेट्स एसेट लाइट बिजनेस है, मतलब इट इज कंपेरेटिवली नॉर्मल रेट, एंड उसका उसके फिक्स सेल्स और एसेट, फिक्स एसेट्स काफी कांस्टेंट रह पाते हैं। हाँ, और फिक्स एसेट्स खरीदने को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होता ना, तो इसके ना उनका इनफैक्ट हाई निकलेगा, इफेक्टिव है,
पर क्या चेक करना है, इनफैक्ट उसके प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना है, ठीक है। और अगर हाई है तो फिर ये चेक करना है कि उसके कॉम्पिटिटर्स से हाई है कि नहीं, मतलब कॉम्पिटिटर्स में थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, अच्छा इन्फोसिस में या टीसीएस में, दोनों में से किसका ज्यादा हाई है। अभी इन्फोसिस इतना एम्प्लॉय से कॉस्ट निकलवाता है, ठीक है, तो मतलब वो 80 घंटे काम करवाता है, कॉर्पोरेट मजदूरी करवाता है, तो उसका आईटीआर कैसा है, हाउ इज इट, इट्स आईटीआर, ऑफ कोर्स आईटीआर में फिक्स एसेट में तुम फिक्स एसेट नहीं हो, तुम्हें फायर कर सकता है कंज्यूमर उठ के, ठीक है। तो द प्रॉब्लम है कि उसका जो भी एसेट्स, सॉरी हाँ एसेट्स है, वो कितना अच्छे से सेल्स जनरेट कर पा रहा है, दैट यू आर चेकिंग इन टेक कंपनीज, ओके। यूजुअली तुम्हें हाई आएगा 5 6 12 13 15 टाइम्स, और अगर नहीं आता है तो इट कैन, यू कैन से दैट उसके जो भी कंप्यूटर वर्कूटर थोड़ा उसने ज्यादा ले लिए जितने उससे काम नहीं कर रहे, ठीक है। अभी सब लोग का एक अटेंशन चाहिए मेरे को यहाँ पे रियलिटी बिफोर सेक्टर के नहीं, यस इट इज इम्पोर्टेंट। बिफोर वी मूव अहेड, बिफोर वी कंटिन्यू फिर द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस होल पार्ट। मेरे को एक चीज सब लोगों को बताना है। हमने जब ये सेशन लिया उससे पहले हमने बोला, हमने स्टोरी डाली, हमने ग्रुप पे पोस्ट किए, सारी चीजें, एक चीज पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस किया। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि जब भी आप एक टर्न अराउंड स्टॉक देखते हो तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। जब भी आप एक अच्छी कंपनी को पहले ही अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखोगे, उसके सारे रेशियोज अच्छे होंगे, आप बोलोगे ये स्टैग्नेंट है, तो फिर इसके ऊपर आपका इतना फोकस आएगा नहीं आएगा, आपको अट्रैक्टिव लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। बट एक कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, जिसका सब फंडामेंटल सब लोग को बुरा लग रहा है, तभी अगर आप ये सारे रेशियोज वहाँ पे चेक करेगा करके आओगे, और अगर आपको ये सारे रेशियोज इंप्रूविंग दिखेंगे, तब यू माइट हैव सीन कि इसके अंदर टर्न अराउंड का अपॉर्चुनिटी है। At that time you might see that it might turn out to be a multi-bagger or not। ये रेशियोज आपको वहां हेल्प करेंगे जहां आपको समझ आना है कि जब सबको स्टॉक के ऊपर इतना भरोसा नहीं आ रहा है, तभी आपको समझेगा कि इस दोनों रेशियोज से आपको समझेगा कि ये टर्न अराउंड का इतना अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर इतना कैपेसिटी है कि नहीं, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है कि कल को उठ के वापस जाए तो इसका आईटीआर और एनफैट कितना अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, एंड हाउ मच पोटेंशियल डज इट होल्ड कंपेयर टू इट्स पीयर्स एज वेल। तो आई होप ये रेशियो सबको समझा, इट इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। और अगर तुम्हें मैं एक अच्छा बायस्ड ओपिनियन दूंगा कि हम लोग इसका जो भी रेशियोज है, नहीं मैं बायस्ड ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। बायस्ड ओपिनियन में क्या दे रहा हूँ मैं, अगर इसका जो भी एक्सेल ये फॉर्मूला खुद कैलकुलेट नहीं करना पड़े तो इसका एक्सेल टेम्पलेट हम लोग रेडी करेंगे, और वो सिर्फ स्क्वाड मेंबर्स को हम लोग शेयर करेंगे। आइडिया सब फ्री में सिखा दिया ना, तुम कैलकुलेट तो कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा कोर्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग सारे जो भी कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज है उनका एक एक्सेल टेम्पलेट करेंगे, और सिर्फ हमारे स्क्वाड मेंबर्स का शुरू शेयर करेंगे। ऐसे ही करेंगे, कर दिया ऐसा मैं बता ये नहीं तो नहीं, अगर सी दीज आर थिंग्स दैट दैट टेक टाइम, ओके। अभी हम लोग को नॉलेज फ्री रखना है, नो डाउट, तुम लोग को सिखा दिया, तुम लोग हमेशा खुद से भी एक्सेल टेम्पलेट बना सकते हो अगर तुम्हें एक्सेल यूज करना आता होगा तो। एंड दूसरा, तुम लोग हमेशा से डेफिनेटली ये रेशियोज खुद मैनुअली ये कर सकते हो, बट थोड़ा तो अभी प्रीमियम चीज देना पड़ेगा ना क्लाइंट्स को भी, ऐसा कि उनको ठीक है। डायरेक्ट हाथ में मिल गया यार, तो और क्या चाहिए। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट एक्सक्लूसिव फॉर ग्रोथ, ओके, एक्सक्लूसिव फॉर ग्रोथ स्क्वाड। एंड याद रखना हम लोग ग्रोथ स्क्वाड पे ये सारे रेशियोज और सारे फंडामेंटल्स अच्छे से चेक करके कंपनीज रिच माइंडसेट, तो ओके। ठीक है चलो मूविंग अहेड। आई होप सब लोगों को समझा ये चीज। एक इंटरेस्टिंग डेटा है किशन की साइड से। ओके, excited for next session। excited for next session, एक्साइटेड है, एक्साइटेड हाँ excited बोलना भाई, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो भी आईटी कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एज वेल, तो तुम्हें एक अच्छे बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी क्या रहता है कि ऐसी कंपनी में जाए जहाँ पे तुम्हें रगड़े नहीं 80 80 घंटे, राइट। तो वैसे टाइप के कंपनीज रहते हो, थोड़ा अगर फंडामेंटल एनालिसिस को इस मामलों में भी देखा आपने, ठीक है, तो इट कैन बी यूजफुल टू यू। क्या, एम्प्लॉय पर रेवेन्यू, मतलब कि अगर जो कंपनीज अपने एम्प्लॉय के ऊपर पूरा बिजनेस रन करते हैं, जैसे आईटी कंपनीज हो गए, ठीक है, आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा एसेट तुम ही हो, ठीक है, तुम जो काम कर रहे हो दैट इज बिगेस्ट एसेट। तो देयर आर सम रेशियोज जिससे समझ में आता है कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कितना कमानी है। तो एक ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा था जिसमें हम लोग को समझ में आया कि इन्फोसिस हर एम्प्लॉय से एवरेजली $58,000 कमा रहा है, ठीक है, साल 2024 के हिसाब से। दैट इज नथिंग बट 47 48 लाख रुपीज, ओके। इन्फोसिस 48 लाख कमा रहा है और फिर वो अपने एम्प्लॉय को कितना दे रहा है, दैट इज क्वेश्चनेबल, ओके। कमेंट करना, सैलरी सैलरी डाल के तो दिखाओ, आ जाओ 4 लाख। 4 लाख 6 लाख, मतलब उसका एवरेज वही है, आई गेस इन्फोसिस इज वन ऑफ द ऐसा कंपनीज जो 4 5 6 लाख के अंदर उसका एवरेज आता है। तो ऐसे कंपनीज जिनका
एम्प्लॉय पर रेवेन्यू अगर ऐसे समझ में आया तो तुम्हें समझ में आएगा कि कंपनी कितना खुद के एम्प्लॉय से काम करवा के कमा रहा है और तुम्हें कितना दे रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उसका वर्क कल्चर वगैरह भी थोड़ा बहुत इससे आइडिया ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर्स के ना दिस इज अ वेरी गुड डेटा। गोल्ड गोल्ड क्या वो हुआ? एम्प्लॉय पर रेवेन्यू इतना एफिशिएंट, मतलब हर साल देखो ये 10% से बड़ा है ऐसा बता, ठीक है। विच इज अ गुड थिंग व्हेन यू रीड इट एज एन इन्वेस्टर दैट उन्होंने खुद के करंट एम्प्लॉयज से इतना काम करवा के लिया। बट व्हेन यू पुट इट इन अ जॉब पर्सपेक्टिव इट बिकम्स नेगेटिव नरेशन दैट उन्होंने इतने एम्प्लॉयज रख के शायद उनसे ज्यादा काम करा के ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया। कल अपने बॉस को आके पूछना कि मेरा एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे अपना कंपनी पर एम्प्लॉय कितना कमाता है। you can get to know these ratios जिसमें रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी होता है जो आईटी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है। सिंस वी वर ऑन आईटीआर तो वी जस्ट थॉट वी कुड शेयर दिस स्मॉल इन्फो विद यू गाइस। तो आप अपनी कंपनी का भी आईटीआर चेक कर सकते हो, एनफैक्ट चेक कर सकते हो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। If you are a businessman, you can definitely consider having these ratios in your business as well. In fact, ITR ये सब तुम खुद के बिजनेस में कैलकुलेट करोगे तुम्हें समझेगा तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स कितना अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, इन्वेंट्री कितना अच्छे से मैनेज हो रहा है, ठीक है। एंड इफ यू आर अ जॉब पर्सपेक्टिव, ठीक है, जॉब पर्सपेक्टिव से देखो तो ऐसे रेशियोज जो है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय वगैरह रहता है, इससे समझ में आता है कि कंपनी का वर्क कल्चर ओवरऑल शायद कैसा होगा, ठीक है। मतलब एक छोटा सा आइडिया आता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। मजाक से मजाक में एक अच्छा डेटा दे दिया, लेकिन यू कैन कंसिडर दिस डेटा एज समथिंग दैट कुड बी हेल्पफुल टू। वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट किशन माइट हैव नॉट टोल्ड यू, मैं बोल देता हूँ थोड़ा ब्लंटली। अगर आपकी कंपनी का एवरी जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर बढ़ रहा है दैट इज गुड, मतलब 10% से बढ़ रहा है, और अगर आप 10 years कंपेयर करोगे अगर वो 5-7% से बढ़ रहा है दैट इज गुड। साथ में अगर उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब काम आ रहा है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के ही उतने ही नंबर्स अगर रह रहे हैं मतलब उनके ऊपर ही सिर्फ इतना लोड आ रहा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी हेल्दी कल्चर मानता है। तो ऐसे कंपनी जिनका एम्प्लॉयज नहीं बढ़ रहा लेकिन रेवेन्यू रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ एम्प्लॉय रहा है, बढ़ रहा है, देन इट कैन बी ध्यान खतरे में की रखना कि कंपनी। आपको कहीं ना कहीं आपके तो ऊपर मैं शायद 9 घंटे के बदले 18 घंटे काम करा सकता हूँ, ठीक है, 80 घंटे। ठीक है। बीइंग सेड दैट दिस इज द एंड